यस, गणपति बप्पा मोरिया। चलो आज अपन शुरू कर रहे हैं रिवीजन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। ठीक है ना। चलो अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं सर ये होता क्या है, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट होता क्या है। देखो रिलीजियस ट्रस्ट को तो बिल्कुल भी डिफाइन कोई कर ही नहीं सकता है, शब्दों में लिखा ही नहीं जा सकता है ना। चैरिटेबल, यस, चैरिटेबल को इन्होंने डिफाइन किया है सेक्शन 215 के अंदर, बट रिलीजियस को तो जस्ट मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, दीज ऑल आर रिलीजियस ट्रस्ट, इसको यहाँ इन्होंने किसी ने भी डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, बट चैरिटेबल ट्रस्ट को इन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया है, जिसे हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले अभी हम देखते हैं सर इस ट्रस्ट के अंदर कौन कौन सी इनकम होती है, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी, राइट, और क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं जो इस बार मई और नवंबर 23 में इफेक्टिव होंगे। तो ये सारी चीजें अभी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्रस्ट की टोटल इनकम क्या क्या होती है। एक जनरल अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या टोटल इनकम हो सकती है, तो आप बोलोगे सर हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और आईएफओएस। करेक्ट। तो ये चारों इनकम एक ट्रस्ट की हो सकती है। ठीक है ना। तो इनकम ऑफ ट्रस्ट इंक्लूड्स income from house property, income from capital gain, income from PGBP, income from other sources और income from capital gain, राइट। ये सारी इनकम यहाँ पर हो सकती है। अब ये जो इनकम होती है, ट्रस्ट की टोटल इनकम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे, राइट। इन सारी इनकम को ले लेंगे, है ना। ये जो भी इनकम आ रही है आपकी, अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, मान लो अगर ट्रस्ट की कोई प्रॉपर्टी उन्होंने किराए पे दिया है, उससे अगर उनको कोई भी इनकम होती है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में आ जाएगी। अगर मान लो ट्रस्ट कोई बिजनेस कर रहा है, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ट्रस्ट जो बिजनेस कर रहा है, अगर वो बिजनेस इफ इट इज इंसिडेंशियल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, तब तो उसे 11-12 का बेनिफिट मिल जाएगा, सेक्शन 11, सेक्शन 12 का बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब जो ट्रस्ट का बेनिफिट है वो मिल जाएगा, राइट। अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना पीजीबीपी इनकम के केस में। कैपिटल गेन, यस, ट्रस्ट की इनकम कैलकुलेट की जाएगी, उस पर किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अभी अपन देखेंगे। और इसी तरीके से आईएफओएस, जो मेन सोर्स होता है ना ट्रस्ट का, दैट इज आईएफओएस। जो मेन ट्रस्ट को मिलता है क्या, डोनेशन कहाँ आएगा, आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रस्ट की सारी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी और अदर सोर्सेस की इनकम को ले लेंगे, राइट। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप डोनेशन को लोगे तो यहां पर मना कर दिया है कि अगर कॉर्पस डोनेशन मिलता है, देखो फॉलोइंग इनकम विल नॉट बी पार्ट ऑफ द टोटल इनकम एज पर 11(1), फॉलोइंग इनकम विल नॉट बी पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। मतलब बोल दिया गया है कि फॉलोइंग इनकम को ट्रस्ट की इनकम नहीं माना जाएगा, मतलब टैक्स नहीं लगाएंगे। यस, पहला, अगर मान लो ट्रस्ट को कॉर्पस मिला है, कॉर्पस डोनेशन मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ जो डोनेशन दिया जाता है, दैट इज द कॉर्पस डोनेशन। अगर ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन मिल रहा है और ट्रस्ट ने उसे 11(5) के स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्ट कर दिया है, तो उस कॉर्पस डोनेशन को टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। ट्रस्ट की जो भी इनकम है उसमें से अपफ्रंट लेस कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि लेट्स अज्यूम दिस इज द टोटल इनकम ऑफ ट्रस्ट। टोटल इनकम में इन्होंने बोल दिया कि भैया कॉर्पस को आप लेस कर दो इफ इट इज इन्वेस्टेड एज पर 11(5) के स्पेसिफाइड मोड में अगर इन्वेस्ट किया गया है तो इसे हटा दो। ठीक है। यहां पर एक अमेंडमेंट भी है, वो भी अभी मैं बताऊंगा। यहां अमेंडमेंट जो आया है दैट इज रिपेयर्स एंड रिनोवेशन के लिए अगर आपको मिला है कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, चर्च, इसके लिए रिपेयर्स एंड रिनोवेशन के लिए अगर कोई खर्चा मिला है तो ये ऑप्शन दिया है ट्रस्ट को कि वो इसे कॉर्पस मान सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, राइट। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी टोटल इनकम है उसमें से कॉर्पस हटा दो अगर 11(5) के स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्ट हुआ है तो। ठीक है। अब इसके बाद जो बैलेंस फंड आया है, उसमें से इन्होंने बोला है 15% भी अपफ्रंट लेस कर दो। इस बैलेंस, ये जो बचा है इसका 15%, जैसे हम बोलते हैं ना हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है, एनएवी का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है, वैसे ही इसका ये जो भी अमाउंट आएगी उसका 15% आपको अपफ्रंट डिडक्शन मिल जाएगा। लेट्स अज्यूम मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 100 करोड़ इज योर टोटल इनकम, ठीक है ना, हाउस प्रॉपर्टी का, कैपिटल गेन का, आईएफओएस का और पीजीबीपी का, इट इज इंसिडेंशियल, राइट। 100 लैक्स, उसमें मान लो 10 लाख का कॉर्पस है तो हटा दिया जाएगा, तो 90 लाख बैलेंस बचा है। 90 लाख का 15% कितना होता है आपका 13.5,
तो ये अपफ्रंट लेस कर दिया जाएगा। तो देखो इन्होंने बोला है 15% सेट अपार्ट फ्रॉम द टोटल इनकम, ठीक है ना, जो भी बैलेंस इनकम है अदर देन द कॉर्पस, जो बैलेंस इनकम है उसका 15% आपका लेस कर दिया जाएगा। मतलब आपको वहां पे कोई खर्चों का प्रूफ देने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद जो बैलेंस बचा है दैट विल बी 76.5। नाउ आपको लग रहा होगा सर ये टैक्सेबल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने एप्लीकेशन, ये जो भी ट्रस्ट के पर्पस के लिए अगर आपने पैसे को यूटिलाइज कर लिया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर आपने ट्रस्ट के पर्पस के लिए पैसे को यूटिलाइज कर लिया है, अप्लाइड कर दिया है, वी कैन से एप्लीकेशन ऑफ मनी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रस्ट, राइट। अगर आपने अप्लाई कर लिया है एप्लीकेशन, राइट, तो जितना फंड आपने अप्लाई किया है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रस्ट वो यहां पर लेस कर दिया जाएगा। लेट्स अज्यूम मैं बोलता हूं मैंने 40 लाख अप्लाइड कर दिया है, तो 40 लाख लेस हो जाएगा और रिमेनिंग 36.5 लाख विल बी टैक्सेबल एज पर नॉर्मल रेट, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं सर व्हाट इज द एप्लीकेशन, व्हाट इज एप्लीकेशंस, राइट। चलो तो यहां तक आई होप दिस इज क्लियर। अब हम समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम मतलब या तो आपने खर्चा कर दिया हो, इनकम अप्लाइड, इनकम अप्लाइड, और इनकम डीम्ड टू अप्लाइड। सर खर्चा करा नहीं, करेंगे, अच्छा करेंगे, मतलब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने खर्चा नहीं किया। यहां तो है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने खर्चा कर दिया, इनकम अप्लाइड। दूसरा इनकम डीम्ड टू बी अप्लाइड। तीसरा सर हमने खर्चा नहीं किया बट उस फंड को एक्यूमुलेट कर लिया सर फ्यूचर के लिए, अच्छा एक्यूमुलेटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, इसे भी अप्लाइड माना जाएगा, इसे भी एप्लीकेशन माना जाएगा। और चौथा सर कैपिटल गेन डीम टू बी अप्लाइड, राइट। तो अभी जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन, दिस इज द मेन टर्मिनोलॉजी। अगर आपकी ये क्लियर हो जाती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीजें आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा इसमें एक पॉइंट जो मैं आपको बता देता हूं रिलेटेड टू अमेंडमेंट, जो कॉर्पस से रिलेटेड आया है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। यहां पर क्या अपन ने मैंने बताया था आपको कि अगर मान लो रिपेयर्स और रिनोवेशन के लिए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है ट्रस्ट को, ठीक है ना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, तो उसे कॉर्पस माना जा सकता है। इस बार ये अमेंडमेंट आया है, पहले ये नहीं था, इस फाइनेंस एक्ट से ये अमेंडमेंट लाया गया। हाँ जी, अब देखो इसमें क्या बोला है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन वेयर द प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ए ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इंक्लूड एनी टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, चर्च, अदर प्लेस नोटिफाइड, जो 80G में नोटिफाइड हैं, अगर उनको कोई भी सम रिसीव्ड होता है, राइट, एज वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ रिनोवेशन और रिपेयर्स ऑफ सच टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, चर्च और अदर प्लेस, ये कहता है कि गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, इनके रिपेयर्स और रिनोवेशन के लिए अगर आपको कोई फंड रिसीव होता है एज ए वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन, तो दिस इज ऑन डिस्क्रिशन ऑफ द ट्रस्ट, वो चाहे तो इसे कॉर्पस मान सकती है। ये चीज ध्यान रखना। सर कॉर्पस मान लेगी तो होगा क्या, अगर वो उसे कॉर्पस मान लेती है तो उसका इनकम टैक्सेबल नहीं होगा ना वो वाला। मान लो अगर कोई ट्रस्ट को 20 लाख रुपए रिपेयर्स एंड रिनोवेशन के मिलते हैं एज ए वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन, और अगर ट्रस्ट ने उसे कॉर्पस ट्रीट कर लिया, अगर ट्रस्ट ने उसे कॉर्पस ट्रीट कर लिया तो वो उसकी इनकम में टैक्सेबल होगा ही नहीं, राइट, उसकी इनकम में टैक्सेबल होगा ही नहीं, क्योंकि कॉर्पस को अपन अपफ्रंट लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनाते हैं, करेक्ट। बट यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप उसे कॉर्पस मानते हो तो आपको कुछ कंडीशन पूरी करनी होगी। अप्लाई जिस पर्पस के लिए मिला है उसी पर्पस में अप्लाई होना चाहिए, 11(5) के स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्ट होना चाहिए, डू नॉट अप्लाई सच कॉर्पस फॉर मेकिंग कंट्रीब्यूशन और डोनेशन टू एनी अदर पर्सन। अब ये जो आपको फंड मिला है रिपेयर्स एंड रेनोवेशन का, पहला उसी पर्पस में यूज होना चाहिए, किसी और को आप डोनेशन नहीं दे सकते, और 11(5) के स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्ट होना चाहिए, और इसके लिए आपको बुक्स सेपरेटली मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर ये सारी कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो यस यू विल गेट बेनिफिट, अदरवाइज ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। If condition not complied, then it will be treated as the income in the year of violation. जिस ईयर में आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है उस ईयर में ये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो तो अभी हम थे कि सर टोटल इनकम में से कॉर्पस लेस कर दिया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उसका 15% आपको फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगी, है ना, 15% सेट अपार्ट। उसके बाद जो बचेगा सर अगर आपने ट्रस्ट के पर्पस में अप्लाइड जो किया है, एप्लीकेशन जो किया है सर, वो लेस कर दिया जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट नॉर्मल रेट से टैक्सेबल हो जाएगी। अब हम यहां पर समझते हैं व्हाट इज द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था या तो आपने अप्लाई कर दिया हो, या डीम्ड टू अप्लाई, या एक्यूमुलेट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, और कैपिटल गेन डीम्ड टू बी अप्लाई। चलो सबसे पहले अपन देखते हैं
इनकम अप्लाइड अंडर सेक्शन 11(1). यहां इन्होंने क्या बोला है, द वर्ड अप्लाइड इज वाइडर इन मीनिंग देन द वर्ड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस, ये बोलता है एक्सपेंसेस से बड़ा टर्मिनोलॉजी है, दैट इज अप्लाइड। मतलब यहां पर आपने ट्रस्ट के पर्पस के लिए खर्चा कर दिया, ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट के लिए, ट्रस्ट के पर्पस के लिए आपने खर्चा कर दिया। हो सकता है दिस कैन बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कहता है एप्लीकेशन ऑफ अमाउंट कैन बी रेवेन्यू और कैपिटल, कोई भी हो सकता है। दूसरा, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स। अगर आप कैपिटल एसेट्स परचेज करने के लिए कोई खर्चा कर रहे हो और अगर आपने बेनिफिट ले लिया है तो फिर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, ये चीज ध्यान रखना। इट विल बी, इफ इट इज ट्रीटेड एज एप्लीकेशन देन डेप्रिसिएशन बेनिफिट ऑन सच एसेट्स विल नॉट बी अवेलेबल। फिर आता है कि अगर मान लो आप किसी दूसरी ट्रस्ट को डोनेशन कर रहे हो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉर्पस में से डोनेशन मत करना, राइट? क्योंकि कॉर्पस आपकी इनकम नहीं माना गया है। कॉर्पस में बोला गया है जिस पर्पस के लिए कॉर्पस मिला है उसी पर्पस के लिए वो यूज होना चाहिए और 11(5) के स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्ट होना चाहिए। तो कॉर्पस में से कभी भी डोनेशन मत करना। बाकी आप अपना नॉर्मल जो फंड है उसमें से आप डोनेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है रीपेमेंट ऑफ लोन। ये बोलता है कि अगर मान लो आपने अपने ट्रस्ट के पर्पस के लिए, ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट के लिए खर्चा करने के लिए आपने लोन लिया, हो सकता है उस समय आपके फंड की अवेलेबिलिटी ना हो और आपने क्या किया, लोन लिया। लोन लेके आपने जब खर्चा किया, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन। जब आप उस लोन को रीपे करोगे देन इट विल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन। पहले एम्बिग्यूटी हुआ करती थी, अभी क्लियर कर दिया है कि जब आप रीपे करोगे लोन को तभी उसे एप्लीकेशन माना जाएगा। मान लो मुझे ट्रस्ट के खर्चों के लिए 15 लाख का लोन लेना पड़ा और 15 लाख का लोन लेके मैंने खर्चे कर दिए। सर जब मैंने खर्चे किए क्या वो एप्लीकेशन माना जाएगा? नो, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन। जब मैं इस 15 लाख के लोन का रीपेमेंट करूंगा देन इट विल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन। आई होप दिस इज क्लियर। सो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। दिस इज इनकम अप्लाइड। सो एप्लीकेशन में हमने क्या बताया था, इनकम अप्लाइड, डीम्ड टू बी अप्लाइड, accumulate for the specific purpose और capital gain. So applied part has been completed. Now deemed to be applied. deemed to be applied क्या होता है सर? सर मान लिया जाएगा कि आपने खर्चा कर दिया है for the purpose of trust. अच्छा मान लिया जाएगा सर, ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों मानना पड़ रहा है? कारण क्या है सर? मतलब आपने खर्चा नहीं किया एक्चुअल में? यस, आपने यहां पर खर्चा नहीं किया है, आपने यहां पर खर्चा नहीं किया है, लेकिन हो सकता है ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीजन आपको खर्चा नहीं कर पाए। क्या कारण है सर? तो देखते हैं। इनकम डीम्ड टू बी अप्लाइड, इसे भी एप्लीकेशन माना जाएगा। ये कहता है ड्यू टू एनी पार्ट होल, ड्यू टू एनी पार्ट ड्यू टू एनी पार्ट और होल इनकम नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सर मैंने क्या करा सर, अक्रूवल बेसिस पे इनकम तो बुक कर दी। सर ये जो आप देख रहे हो ना, आपने मेरी इनकम तो ले ली 100 लाख के अंदर, सर 25 लाख रुपए ऐसे थे, या मान लो लेट्स अज्यूम 5 लाख रुपए ऐसे थे जो अक्रूवल बेसिस पे मैंने इनकम तो बुक कर दी, लेकिन सर मिले नहीं मुझे। अब सर अगर मेरे को पैसा ही नहीं आया तो मैं खर्चा कैसे करूंगा? लॉजिकल है, अगर सर मेरे पास पैसा ही नहीं आया तो मैं खर्चा कैसे करूंगा? तो यहां पर आपको बेनिफिट दिया है, ट्रस्ट को यहां पर बेनिफिट दिया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं आया है तो आप ऑब्वियस है खर्चा नहीं कर पाओगे, बट यू हैव टू इन्फॉर्म टू द डिपार्टमेंट, राइट? तो उन्होंने बोला है कि अगर आप डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देते हो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले, राइट, तो इसे डीम्ड टू बी अप्लाइड मान लिया जाएगा। सो असेसी सबमिट अ डिक्लेरेशन टू एओ। अगर असेसी सबमिट कर देता है डिक्लेरेशन एओ को कि सर रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले आपको सबमिट करना होगा कि सर मेरे पास अभी तक पैसा नहीं आया है, तो डिपार्टमेंट आपको बेनिफिट दे देगा कि इसे डीम्ड टू बी अप्लाइड मान लिया जाएगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बट जैसे ही आपके पास पैसा आ जाता है तो जिस साल आपके पास पैसा आया है उस साल या उसके अगले साल आपको इसे खर्च करना पड़ेगा, अप्लाइड करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ ट्रस्ट। अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 BBI एट द रेट ऑफ 30%। यहां पर क्वेश्चन आता है सर किस ईयर में टैक्सेबल होगा? देखो लेट्स अज्यूम प्रीवियस ईयर 2021 में मैंने बेनिफिट ले लिया था, मेरे पास पैसा आया नहीं तो मैंने कहा कि सर डिक्लेरेशन देके मैंने बेनिफिट ले लिया। अब ये मेरे पास जो पैसा आया वो आया लेट्स अज्यूम 21-22 के अंदर मेरे पास पैसा आया। तो यहां इन्होंने क्या बोला है, जिस ईयर में आपके पास पैसा आता है या तो उस ईयर में खर्चा कर लो या उसके अगले साल 22-23 में खर्चा कर लो। अगर आप 22-23 में खर्चा नहीं करते हो तो ये आपका 22-23 का इनकम मान लिया जाएगा। सो एक बार पढ़ लेते हैं। असेसी सबमिट ए डिक्लेरेशन टू द एओ up to due date of return filing that the income shall be applied in the year of receipts or in the year immediately next year.
then such amount is treated as deemed to be applied in the current year. If such amount is not applied in the year of receipts or in the next year, then such sum shall be treated as income of the next year in which sums received or taxable under section 30 under section 115 BBI at the rate of 30%. I hope this is clear. चलो, तो यहां पर जेन्युइन रीजन था कि सर मेरे पास पैसा नहीं आया तो मैं अप्लाई नहीं कर पाया, बट कोई बात नहीं, आप डिक्लेरेशन दे दो एओ को। अगर आप डिक्लेरेशन दे देते हो तो डीम टू बी अप्लाइड मान लिया जाएगा। दूसरा, सर मेरे पास पैसा तो आ गया बट ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीजन मैं उसको खर्चा नहीं कर पाया। हो सकता है ना कि आपके पास पैसा तो आ गया हो, लेकिन मान लो ट्रस्टीज के बीच में कोई एम्बिग्यूटीज चल रही है, डाउट्स चल रहे हैं, क्लियरिटी नहीं है कि खर्चा कहाँ करना है, क्या नहीं करना है। हो सकता है किसी एनी अदर रीजन के कारण आपके पास पैसा तो आ गया बट आप उसे खर्चा नहीं कर पाए। तो यहां पर ट्रस्ट को बेनिफिट दिया है कि टेंशन ना लो, अगर तुम रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले एओ को डिक्लेरेशन कर देते हो, डिक्लेरेशन दे देते हो एओ को कि सर हम इस साल पैसा आ तो गया लेकिन यूज नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, कोई भी कारण से मैं खर्चा नहीं कर पाया, सर मैं पक्के से अगले साल इसका खर्चा कर दूंगा, पक्के से। मान लो आपको प्रीवियस ईयर 22-23 के अंदर आपने खर्चा नहीं किया, पैसा तो आ गया, तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। 22-23 का जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि सर मैं इसे खर्चा नहीं कर पा रहा हूं, आई विल इंकर द एक्सपेंडिचर इन द नेक्स्ट ईयर। मतलब 23-24 में अगले साल मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 में मैं पक्के से खर्चा कर दूंगा, आपको ये कमिटमेंट देना पड़ेगा, राइट। मतलब पक्के से इसे अप्लाइड कर दूंगा फॉर द पर्पस ऑफ ट्रस्ट। अगर आप डिक्लेरेशन दे देते हो तो 22-23 के लिए इसे डीम टू बी अप्लाइड मान लिया जाएगा। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखना, अगर आप 23-24 का जो आपने कमिटमेंट दिया है कि आप 23-24 में खर्चा कर दोगे और अगर आप नहीं करते हो तो 23-24 में इट विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीआई एट द रेट ऑफ 30%। दिस इज द अमेंडमेंट। ये जो 115 बीबीआई देख रहे हो ना एट द रेट ऑफ 30%, ये लास्ट ईयर नहीं था, ये इस साल इंक्लूड किया है, राइट। तो अब ये जो इनकम है, इनकम डीम टू बी अप्लाइड, अगर आपने स्पेसिफिक पर्पज में खर्चा कर नहीं, स्पेसिफिक पर्पज क्या, स्पेसिफिक टाइम लिमिट में अगर आपने खर्चा नहीं किया है तो इट विल बी योर इनकम मान लिया जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा 115 बीबीआई में एट द रेट ऑफ 30%। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हमने देख लिया कि सर जो हमारा फंड है, एप्लीकेशन में हमने देख लिया अप्लाइड, डीम टू बी अप्लाइड। तीसरा हम देख रहे हैं एक्यूमुलेटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। एक्यूमुलेटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, आप खुद सोचो कि अगर ट्रस्ट अपना सारा का सारा अमाउंट खर्चा कर देगी तो फ्यूचर के लिए बचा के क्या रहेगा। अगर फ्यूचर में कोई कंटिजेंसी आ जाती है, फ्यूचर में अगर कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है तो फिर क्या करे। अगर मान लो ट्रस्ट को अपने फ्यूचर में कोई ऑब्जेक्ट्स के लिए कोई काम करना है, कोई कंस्ट्रक्शन करवाना है या एनी अदर ऑब्जेक्ट के लिए पैसा चाहिए तो कहां से लाए, और उस समय लेट्स अज्यूम पैसा ना मिला हो तो फिर ट्रस्ट का तो काम अधूरा रह जाएगा। तो इसीलिए ट्रस्ट को एक बेनिफिट दिया गया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम क्या करो, सारा खर्चा मत करो, तुम क्या करो, तुम एक्यूमुलेट कर लो फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। अगर तुम एक्यूमुलेट करते हो फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, बट एक चीज ध्यान रखना, यू हैव टू इन्फॉर्म, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले आपको एओ को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, प्लस रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले आपको रिटर्न भी फाइल करना होगा, तभी एक्यूमुलेट फॉर स्पेसिफिक पर्पस आपको अलाउड हो जाएगा। तो यहां पर अगर ट्रस्ट खर्चा ना करके उसे एक्यूमुलेट कर रही है फॉर स्पेसिफिक पर्पस तो यस, आपको ये एप्लीकेशन मान लिया जाएगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बट यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले और रिटर्न भी फाइल करना होगा। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो पैसा आप एक्यूमुलेट कर रहे हो शुड बी इन्वेस्टेड इन द 11(5) का स्पेसिफाइड मोड। ये पैसा आपके 11(5) के स्पेसिफाइड मोड में ही इन्वेस्ट होना चाहिए, ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी पड़ेगी। चलो देखते हैं थर्ड पॉइंट। accumulated for the specific purpose, where 85% of the income yes, now accumulate for a specific purpose, accumulated for a specific purpose with a specific condition। यहां पर इन्होंने क्या बोला है
कि आपको क्या होता है, वो खर्चा जो 15% सेट अपार्ट करने के बाद जो बैलेंस बचा है आपको एक्सपेंसेस अप्लाइड करना होता है। बट अगर मान लो आप अप्लाइड नहीं कर पाए तो यस यू कैन एक्यूमुलेट। तो इन्होंने क्या बोला है, एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट फॉर द सम स्पेसिफिक पर्पज, इन सच सेट अपार्ट इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन द इनकम इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये कहता है कि अगर मान लो आप कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करते हो तो यस आप एक्यूमुलेट कर सकते हो फॉर स्पेसिफिक पर्पज। सबसे पहले तो आपको फर्निश करना पड़ेगा स्टेटमेंट टू द एओ। एओ को स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा कि आप किस पर्पस के लिए एक्यूमुलेट कर रहे हो और कितने पीरियड के लिए आप एक्यूमुलेट कर रहे हो। आपको अपना पर्पस बताना पड़ेगा। सर ये जो मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूं ना, मान लो मेरे पास यहां पर फंड है, अभी अपन ने देखा था इस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि 36.5, उसमें से मैं बोलता हूं सर 10 लाख रुपए मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूं ताकि मैं एक फ्यूचर में ट्रस्ट के लिए एक मतलब एक प्लेस बनाऊंगा, उसके लिए मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूं। सो यू हैव टू मेंशन द पर्पस एंड टाइम ड्यूरेशन ऑल्सो, कि सर मैं इतने टाइम में ये एक्यूमुलेट, इतने टाइम के लिए एक्यूमुलेट कर रहा हूँ और इस पर्पस के लिए कर रहा हूँ और उस पर्पस में इतने साल में यूटिलाइज कर लूंगा। बट ये 5 साल से ज्यादा नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सो आपको अपना पर्पस और पीरियड बताना पड़ेगा, ठीक है। एंड द मैक्सिमम पीरियड 5 साल, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सच मनी शुड बी डिपॉजिटेड इन द 11/5 के मोड। ये कहता है जो 11/5 के स्पेसिफाइड मोड है, अब आप एक्यूमुलेट कर तो रहे हो उस पैसे को, इस पैसे को आपको 11/5 के स्पेसिफाइड मोड में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तीसरा, सच मनी शुड नॉट बी डोनेटेड टू एनी अदर ट्रस्ट। अब ये जो एक्यूमुलेट कर रहे हो ये आप किसी और ट्रस्ट को डोनेट नहीं कर सकते। आप जिस पर्पस के लिए एक्यूमुलेट कर रहे हो उस पर्पस में ही आपको इसे यूटिलाइज करना पड़ेगा। इफ इनकम नॉट अप्लाइड ड्यू टू एन ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, ये बोलता है कि मान लो कोई कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसके कारण आप उसे यूज नहीं कर पाए। जैसे अपन बोलते हैं ना कि 5 सालों में हमें स्पेसिफिक पर्पस में और स्पेसिफिक पीरियड में यूज करना है, बट बीच में अगर मान लो कोई कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो उस ऑर्डर के कारण आप उसे यूज नहीं कर पाए तो उसे स्टे कर दिया जाएगा, मतलब उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उस पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जिस ऑर्डर के कारण आप यूज नहीं कर पाए। मतलब आपकी जो 5 साल की रेस्ट्रिक्शन है ना, उसमें वो पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। पढ़ते हैं, इफ इनकम नॉट अप्लाइड ड्यू टू एन ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट देन सच पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ 5 ईयर एंड एग्जम्पशन डिनाइड इफ द स्टेटमेंट नॉट फाइल्ड और रिटर्न नॉट फाइल्ड अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। ये बोलता है कि अगर मान लो आपने अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक स्टेटमेंट फर्निश नहीं किया या रिटर्न फाइल नहीं किया, एंड मतलब आपको स्टेटमेंट भी फर्निश करना है एंड रिटर्न भी फाइल करना है, अदरवाइज आपकी एग्जम्पशन डिनाई कर दी जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहां पर इन्होंने 11.2 में बताया है कि यू कैन एक्यूमुलेट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। अगर मैं बोलता हूं सर मैंने बोला था कि 3 साल में मैं उसे यूज कर लूंगा, बट मैंने मान लो कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, मैंने उसे यूज नहीं किया या मैंने किसी और पर्पस में यूज कर दिया, या सर आपने बोला था 11/5 के स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्ट होना चाहिए, मैंने वो नहीं किया, तो फिर क्या होगा। तो 11.3 बोलता है कि अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया, 11.2 की जो कंडीशन है, अगर आपने उनका कॉन्ट्रावेंशन किया, दीज आर द कंडीशंस राइट, अगर आपने उनका कॉन्ट्रावेंशन किया तो 11.3 में उन्होंने बताया है कि उसका इफेक्ट क्या होगा। 11.3, ठीक है ना, स्पेसिफिक कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। इन्होंने बोला है कि इफ, ये कहता है कि एनी इनकम जो आपने 11.2 में बताई है एक्यूमुलेट किया फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज अप्लाइड फॉर द पर्पस अदर देन द पर्पस, जिस पर्पस में आपने बोला था कि मैं एक कंस्ट्रक्शन करूंगा, एक हाउस बनाऊंगा जहां पर मान लो गौशाला है, गायों के रहने के लिए व्यवस्था करूंगा, अगर मान लो उसके अलावा आपने किसी और पर्पस में यूज कर लिया तो इट वॉज एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट। ये कहता है जिस ईयर में आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है, जिस ईयर में आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। और ये कहां पर होगा, 115 BBI के अंदर एट द रेट ऑफ 30% इन द ईयर ऑफ वायलेशन टैक्सेबल हो जाएगा। ये अमेंडमेंट आया है 115 BBI जो आया है, दिस इज द इस ईयर से इफेक्ट हुआ है, फाइनेंस एक्ट 2022 से इसे लाया गया, ठीक है। चलो दूसरा इन्होंने क्या बोला है कि अगर मान लो आपने 11/5 के स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्टमेंट करना था, आपने नहीं किया या आपने वहां से निकाल लिया राइट, तो जिस ईयर में आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा। तीसरा, इज नॉट यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ, जिस पर्पस के लिए आपने एक्यूमुलेट किया था उस पर्पस में यूटिलाइज नहीं किया, देन इट विल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इज सपोज टू बी अप्लाइड। ये कहता है जिस ईयर में, मान लो मैंने बोला था कि सर मैं 3 साल में यूटिलाइज कर लूंगा, बट मैंने 3 साल में यूटिलाइज नहीं किया या जो पर्पस था उस पर्पस में यूटिलाइज नहीं किया, तो जिस ईयर में कॉन्ट्रावेंशन किया है उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर मान लो मैंने किसी और ट्रस्ट को डोनेशन कर दिया
राइट, जो मेरे को अलाउ नहीं था, क्योंकि मैंने अभी देखा था 11.2 के सिचुएशंस में कि आप किसी ट्रस्ट को डोनेट नहीं कर सकते, बट मैंने किसी दूसरी ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, तो जिस ईयर में मैंने कॉन्ट्रावेंशन किया है उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, मतलब इन द ईयर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, जिस ईयर में कॉन्ट्रावेंशन होता है उस ईयर में ये टैक्सेबल हो जाएगा 115 BBI में एट द रेट ऑफ 30%। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। पहले हमेशा यहां हुआ करता था कि जिस पर्पज में, मान लो मैं 3 साल के लिए और 3 साल प्लस 1 ईयर एक बफर मिलता था, आजकल वो बफर नहीं है। 3 साल मतलब 3 साल, तीसरे साल में आपको यूज करना है। अगर आपने तीसरे साल में यूज नहीं किया, लेट्स अज्यूम आपको 3 साल का आपने बोला था, 3 साल में यूज नहीं किया, तो तीसरे साल में कॉन्ट्रावेंशन हो गया, उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, तो यहां पर मैंने अभी आपको बता दिया है कि अप्लाइड एप्लीकेशन, राइट। देखो यहां से वापस कनेक्ट करो आप, टोटल इनकम सारी की सारी इनकम आ जाएगी, है ना, बट कॉर्पस को कंसीडर नहीं करते हैं। फिर उन्होंने बोला है कि जो भी आपका फंड है उसमें से 15% सेट अपार्ट कर दो, कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, कोई डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है, अब फ्रंट आपको 15% का बेनिफिट मिल जाएगा। फिर हमने क्या देखा था, 15% लेस करने के बाद जो इनकम है, अगर आप उसे खर्चा कर देते हो फॉर द पर्पज ऑफ ट्रस्ट, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सर खर्चा कर देते हो, दैट इज द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब क्या सर? एप्लीकेशन में हमने देखा था या तो आपने अप्लाइड कर दिया हो, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड कर दिया हो, चाहे कैपिटल हो या रेवेन्यू, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, सर डीम टू बी अप्लाइड, सर एक्चुअल में खर्चा कर नहीं पाया सर, मैं प्रीवियस ईयर में क्यों नहीं कर पाया, या तो मेरे पास पैसा आया नहीं, आ गया बट एनी अदर रीजन से मैं खर्चा नहीं कर पाया, तो यहां पर अपन ने देखा था कि अगर आप डिक्लेरेशन दे देते हो एओ को, तो यस इट विल बी डीम टू बी अप्लाइड, ठीक है। तो अब अगर मान लो आपका डीम टू बी अप्लाइड हो गया, बट अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, जो आपको बेनिफिट एओ ने दिया है कि कोई बात नहीं आप अगले साल खर्चा कर देना, राइट, अगले साल खर्चा कर देना, जिस साल पैसा है, फर्स्ट सिचुएशन में अगर आपके पास पैसा नहीं आया तो जिस साल पैसा है उस साल खर्चा कर देना या उसके अगले साल खर्चा कर देना, राइट। अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया तो जो नेक्स्ट ईयर है उसमें टैक्सेबल हो जाएगा। सर मेरे पास पैसा तो आ गया बट मैं खर्चा नहीं कर पाया फ्रॉम बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, तो नेक्स्ट ईयर में आप बोले थे कि सर मैं नेक्स्ट ईयर में खर्चा कर दूंगा, अगर आप नेक्स्ट ईयर में भी इसे अप्लाई नहीं कर पाते हो तो इट विल बी डीम टू बी, सॉरी आपका ये कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा 115 BBI में एट द रेट ऑफ 30%। तो ये भी हमने कंप्लीट कर दिया, ये भी हो गया। फिर आता है एक्यूमुलेटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। सर मैं खर्चा नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एक्यूमुलेट करना है, तो आपको डिपार्टमेंट को पर्पस बताना पड़ेगा, पीरियड बताना पड़ेगा, और ये जो पैसा है ये आप एक्यूमुलेट करोगे 11.5 के स्पेसिफाइड मोड में, और किसी दूसरी ट्रस्ट को डोनेट नहीं करोगे, राइट। अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन करा तो जिस ईयर में आपने कॉन्ट्रावेंशन करा है उस ईयर के अंदर ही 115 BBI में एट द रेट ऑफ 30% टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे ना, अप्लाइड और डीम टू बी अप्लाइड, अप्लाइड और डीम टू बी अप्लाइड, सर खर्चा करना, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, राइट। यहां एक चीज ध्यान रखना, जैसे अपन ने पीजीबीपी के अंदर देखा था कि आप कोई भी खर्चा करते हो तो आपको रेस्ट्रिक्शंस का ध्यान में रखना होता है, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। अगर आपको टीडीएस काटना था, आपने टीडीएस नहीं काटा, अगर आपको टीडीएस काटना था बट आपने टीडीएस नहीं काटा, जब आप खर्चा कर रहे हो ना, मान लो आप कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंसी ले रहे हो ट्रस्ट के लिए, तो आपने प्रोफेशनल कंसल्टेंसी का पेमेंट किया होगा, आपको टीडीएस काटना था बट आपने नहीं काटा, खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। सेम जो हमने वहां पर देखा था पीजीबीपी के अंदर कि आपका 100%, अगर एनआर को पेमेंट कर रहे हो तो 100%, और अगर रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो 30%, सेम यहाँ पर एप्लीकेट हो जाएगा। अगर कैश पेमेंट कर रहे हो 10,000 से ज्यादा तो डिसअलाउड हो जाएगा, सेम वो यहाँ पर भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो बता देता हूँ, देखो, हाँ, सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इनकम, सम रेस्ट्रिक्शंस। एक तो है 40A 1A रिलेटेड टू टीडीएस। ये कहता है कि अगर आप मान लो किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो तो 100%, और अगर रेजिडेंट को पेमेंट करते हो तो 30% आपका डिसअलाउड हो जाता है, ठीक है ना। इन केस वेयर एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड ऑन विच टीडीएस इज डिडक्टेबल एट सोर्स and such tax has not been deducted or after deduction has not been paid on or before the due date, 30% of sum paid would be treated as the application of income in that year, and the same will be treated as application in the year in which tax is deducted and paid। जैसे हम बोलते हैं ना, यहाँ पर देखो इन्होंने 40A 1A का यहाँ पर बोला है रेजिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो और आपको टीडीएस का इफेक्ट लेना था बट आपने नहीं लिया, तो 30% एक्सपेंसेस विल बी डिसअलाउड, ठीक है ना। 30% एक्सपेंसेस आपका डिसअलाउड हो जाएगा, और अगर आप जिस साल पेमेंट कर दोगे उस साल आपको 30% का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये वो रेस्ट्रिक्शन है जो सेम हमने पीजीबीपी में भी देखा था। अब आता है कैश का और रिलेटेड पार्टी, है ना, सॉरी कैश का। ये कहता है कि अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हो, अगर आप 10,000 से ज्यादा कैश का पेमेंट कर रहे हो, 3 रिलेटेड टू कैश पेमेंट है, 3A रिलेटेड टू, मैं बताता हूं 3 में क्या आता है कि अगर मान लो आप कैश पेमेंट कर रहे हो, कैश पेमेंट अगर आप करते हो 10,000 से ज्यादा तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। सेम यहां पर भी इन्होंने बोला है कि अदर देन प्रिस्क्राइब मेथड, अगर आप पेमेंट करते हो, ठीक है ना, अदर देन प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मेथड जो प्रिस्क्राइब्ड है उसके अलावा अगर आप पेमेंट करोगे तो वो डिसअलाउड हो जाएगा।
ठीक है, उसका खर्चे का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। 3A में क्या होता है कि आपने अक्रूवल बेसिस पे, लेट्स अज्यूम, खर्चे का बेनिफिट ले लिया, अक्रूवल बेसिस पे खर्चे का बेनिफिट ले लिया, बट आप बाद में जब उसे पे करते हो तो कैश में पे करते हो, तो इट विल बी ट्रीटेड योर इनकम। सो सेम कंसेप्ट यहां पर भी है। आजकल तो अब यहां पर ये जो रिसेंट अमेंडमेंट आया है ना, यहां से इन्होंने बोला है कि अक्रूवल बेसिस पे खर्चा अलाउड नहीं होगा आपको एक्चुअल जब पे करोगे तो ही खर्चा अलाउड होगा। देखो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन any sum payable by any trust or institution shall be considered as application of income in the previous year in which such sum is actually paid। ये कहता है कि आप जो खर्चा कर रहे हो ना एप्लीकेशन, ये कहता है जिस ईयर में आपने पे कर दिया उसी ईयर में अलाउड होगा, अक्रूवल बेसिस पे अलाउड नहीं किया जाएगा। जैसे मान लो मैंने हाउसकीपिंग का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, अब हाउसकीपिंग वाले से मैंने सर्विसेज ले ली जनवरी फरवरी मार्च, बट मैंने उसका पेमेंट नहीं किया, अलाउड नहीं होगा। आप बोलोगे सर अक्रूवल बेसिस पे सर्विसेज ले लिए, मैंने बुक्स में दिखा दिया है, बट इट विल नॉट बी अलाउड। जब आप पे करोगे तो ही अलाउड होगा, ये चीज ध्यान रखना। रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द लाइबिलिटी टू पे सच सम वाज इंकर्ड बाय द ट्रस्ट, इररेस्पेक्टिव कि भाई लाइबिलिटी आपकी किस ईयर में इंकर्ड हुई है, इररेस्पेक्टिव है तो बोलता है जब आप पे करोगे तो ही अलाउड होगा। बट अगर प्रीवियस कोई है, प्रीवियस आपका अलाउड हो चुका है, वो अलाउड हो चुका है, लेकिन ये फाइनेंस एक्ट 2022 से इंट्रोड्यूस कर दिया गया। प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर एनी सम हैज बीन क्लेम्ड, अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई डिडक्शन ले ली है, मान लो मैंने फाइनेंस एक्ट 2022 का इंपैक्ट आने से पहले मान लो 20 21 या 21 22 में मैंने अक्रूवल बेसिस पे खर्चे का बेनिफिट ले लिया, अब मान लो मैं 22 23 में इसका पेमेंट कर रहा हूं, तो क्या वो 22 23 में पेमेंट बेसिस पे अलाउड होगा? नो, क्योंकि आप पहले ऑलरेडी अलाउड कर चुके हो, अब थोड़ी वापस बेनिफिट मिलेगा, पहले ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके हो, अब वापस आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, तो फिर है नोट 3। नोट 3 क्या बोलता है कि एक्सेस एप्लीकेशन क्या होता है? जैसे इसी एग्जांपल में मैं क्या ले रहा हूं कि मेरा 76.5 बैलेंस था, मैंने क्या कर दिया, मान लो मैंने 80 का एप्लीकेशन कर दिया, सो ये आ जाएगा -3.5। क्या इस -3.5 को मैं अगले साल सेट ऑफ कर सकता हूं? पहले ऐसा हो सकता था, बट अब नहीं हो सकता है, अब मना कर दिया है। इन्होंने बोल दिया है कि एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ अर्लियर प्रीवियस ईयर शेल नॉट बी अलाउड टू सेट ऑफ इन द करंट प्रीवियस ईयर एज पर द फाइनेंस एक्ट 2021। चलो नेक्स्ट, चलो अभी हमने क्या देख लिया है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, राइट। चलो, तो ये आपका क्लियर हो चुका है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, अप्लाइड, डीम्ड टू बी अप्लाइड, accumulate for specific purpose। now we are going to see capital gain deemed to be applied। अगर मान लो ट्रस्ट ने कोई असेट्स बेची है और उसको जो कैपिटल गेन हुआ है, जो नॉर्मल कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये बोलता है जो भी कैपिटल गेन हुआ है वो डीम्ड टू बी अप्लाइड मान लिया जाएगा, मतलब उसका बेनिफिट दे दिया जाएगा। कब? यस, कैपिटल गेन डीम्ड टू बी अप्लाइड। देखो, वेयर एनी कैपिटल असेट्स transferred by trust and net consideration is utilized for the acquisition of another capital assets। मान लो कोई एक कैपिटल असेट्स ट्रस्ट ने सेल करी और जो पैसा आया वो पूरा का पूरा नेट कंसिडरेशन, चीज ध्यान रखना, नेट कंसिडरेशन, इफ नेट कंसिडरेशन इज यूटिलाइज्ड टू एक्वायर द न्यू कैपिटल असेट्स, पूरा का पूरा अगर पैसा आप यूटिलाइज कर लेते हो तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन आपका डीम्ड टू बी अप्लाइड मान लिया जाएगा। पूरा का पूरा अगर आप कैपिटल गेन यूटिलाइज कर लेते हो तो देखो, मान लो आपकी एसेट्स थी 10 लाख रुपए की और आपकी कॉस्ट थी 4 लाख रुपए की, तो 6 लाख रुपए का कैपिटल गेन आया, राइट। अब यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप 10 लाख पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लेते हो तब तो पूरा का पूरा 6 लाख आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, डीम्ड टू बी अप्लाइड मान लिया जाएगा, ठीक है। बट अगर मान लो आपने 10 लाख नहीं, आपने तो सिर्फ और सिर्फ 8 लाख ही यूटिलाइज किया, आपको पैसा कितना मिला 10 लाख रुपए, बट आपने यूटिलाइज कितना किया 8 लाख रुपए, नेट कंसिडरेशन पार्टली यूटिलाइज, तो यहां मैं क्या बोलूंगा, नेट कंसिडरेशन 10 था और मैंने यूटिलाइज कितना किया 8, पार्टली यूटिलाइज, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स मान लो 8 लाख रुपीज क्योंकि मैंने नई एसेट्स खरीदी, माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट्स कितनी थी 4 की, ओल्ड एसेट्स ये रहा ना, ओल्ड एसेट्स की कॉस्ट, ठीक है ना, तो 4, तो बस मेरे को मैक्सिमम 4 का बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम मेरे को 4 का बेनिफिट मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं पूरा का पूरा 10 यूटिलाइज कर लेता तो मेरे को 6 का बेनिफिट मिल जाता, है ना। अगर मान लो मैं पार्टली यूटिलाइज कर रहा हूं, जैसे मान लो मैंने 8 यूटिलाइज किया तो 8 - 4 तो मुझे 4 का बेनिफिट मिल जाएगा। मान लो मैंने 9 यूटिलाइज किया तो 9 - 4 5 का बेनिफिट मिल जाएगा। मान लो मैंने
10 में से सिर्फ 2 का यूटिलाइज किया तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि 2 - 4 ये तो -2 में आ जाएगा, तो यहां पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये सम रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, इसे यहाँ पर डबल रिपीट हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे चलते हैं। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया है ट्रस्ट की टोटल इनकम, उसमें से कॉर्पस को हटा दो, कॉर्पस को हटाने के बाद 15% सेट अपार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका अप्लाइड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को मैंने 4 पार्ट में सेग्रीगेट करा दिया था, अप्लाइड, डीम टू बी अप्लाइड, एक्यूमुलेट फॉर स्पेसिफिक पर्पस और कैपिटल गेन डीम टू बी अप्लाइड। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आपको याद है मैंने बताया था पीजीबीपी इनकम, वो उस इनकम पे 11-12 का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा। ये 11-12 का बेनिफिट क्या होता है सर? ये जो मैं बता रहा हूं ना आपको, कॉर्पस एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, 15% सेट अपार्ट कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन आप जो खर्चा कर रहे हो उसका बेनिफिट दे दिया जाएगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ 11-12, दैट इज द बेनिफिट। 11-12 का बेनिफिट ही तो है ये। अगर आपको अदरवाइज आपको क्या बोल रहे हैं, बस आप तो ट्रस्ट के पर्पज में खर्चा करो सर, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो 11-12 का बेनिफिट यही तो है कि आपको 15% कॉर्पस ये टैक्सेबल नहीं किया जा रहा है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ 11-12। तो इन्होंने क्या बोला है कि आपकी जो टोटल इनकम थी, वहां मैंने बोला था पीजीबी इफ इट इज इंसिडेंशियल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, तो इसे ट्रस्ट की इनकम मान ट्रस्ट 11-12 का बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस पीजीबीपी इनकम पे 11-12 का बेनिफिट मिल जाएगा। इफ इट इज नॉट इंसिडेंशियल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, तो 11-12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर वो अलग से टैक्सेबल होगी, फिर वो अलग से टैक्सेबल होगी। मतलब पहले हम क्या 11-12 का बेनिफिट देने के बाद वो जो नॉर्मल इनकम निकालेंगे, फिर उसमें अलग से उसको ऐड करेंगे, वो पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी, उसमें आपको 15% सेट अपार्ट ये वाले सारे कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे। इफ द पीजीबीपी इज नॉट इंसिडेंशियल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब देखो बिजनेस इनकम 11.4 में इन्होंने बताया है income from business shall be treated as the income derived from property held under trust and shall be eligible for exemption 11-12। ठीक है, 11-12 की बेनिफिट मिल जाएगा, 11-1 और 11-12 का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, 11-1 और 11-2, प्रोवाइडेड दैट द बिजनेस इज इंसिडेंशियल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट एंड सेपरेट बुक्स आर मेंटेन्ड बाय द ट्रस्ट। ये बोलता है कि प्रोवाइडेड आपका ये जो है, इफ इट इज इंसिडेंशियल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, इंसिडेंशियल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट मतलब क्या? लेट्स अज्यूम मेरे गौशाला है, अब गौशाला में जो गायों से दूध निकलता है, राइट, उसको मैं मार्केट में बेचता हूं, दिस इज इंसिडेंशियल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट। मैं कोई अलग से बिजनेस थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन मेरी गौशाला है और मैं क्या कर रहा हूं, मैं कपड़े बना के बेच रहा हूं, दैट इज सेपरेट बिजनेस, राइट, इट इज नॉट इंसिडेंशियल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। सो अगर इंसिडेंशियल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट है तब तो बेनिफिट मिल जाएगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा। इफ इन द असेसमेंट If in the assessment assessing officer finds any concealed income, ये बोलता है कि आपकी जो बिजनेस इनकम आप दिखा रहे हो, अगर असेसिंग ऑफिसर को मिलता है कि कोई आपने इनकम छुपाई है, इफ इट इज कंसील्ड इनकम, तो उस कंसील्ड इनकम पे आपको बेनिफिट नहीं देंगे। भैया आप छुपा रहे हो, गलत काम कर रहे हो, गलत काम पे थोड़ी बेनिफिट मिलेगा आपको 11-12 का, मना कर दिया इन्होंने। इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट अबाउ बिजनेस द एग्जेम्पशन 11-1 और 11-2 शिल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कंसील्ड इनकम। आई होप दिस इज क्लियर। चलो सर अभी आपने बताया था कॉर्पस के केस में भी आपने बोला था कि सर 11.5 में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, करेक्ट। रिपेयर्स एंड रिनोवेशन जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है वो भी एज ए कॉर्पस मान लिया जाएगा अगर मैं 11.5 में स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट करता हूं, बिल्कुल बताया था। फिर सर आपने एक्यूमुलेटेड एक्यूमुलेशन वाले में भी बताया था कि अगर मैं एक्यूमुलेट करता हूं फंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस तो वो भी 11.5 में इन्वेस्ट होना चाहिए। सर ये 11.5 की इन्वेस्टमेंट है क्या? दीज आर द सेफ इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट बोलता है कि दीज आर द सेफ इन्वेस्टमेंट, जहां आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो आपकी वैल्यू में कोई इंपैक्ट आएगा नहीं। मतलब एक प्रकार से हम बोलते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लो, सिक्योरिटी खरीद लो, सेफ है भैया, पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। अरे किसी प्राइवेट कंपनी में पैसा लगा दो, अरे भैया पता नहीं कब डूब जाए, है ना। तो इन्होंने बोला है 11.5 के समय स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट, स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट इन्होंने बोले हैं जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपको यस बेनिफिट मिल जाएगा। क्या क्या है देख लेते हैं, कुछ सर्टेन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहां पर कवर किए हैं। Some of the mode of investing the money 11.1, 11.2 and the funds of trust are as under। ये कहता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ डिपॉजिट्स इन एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी। ये कहता है कि अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर्स या डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हो, दीज आर द स्पेसिफाइड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, राइट। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो पब्लिक सेक्टर कंपनी ओवर ए टाइम कभी भी
अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, अपना कंट्रोल लूज कर देती है, तो फिर क्या होगा सर? पब्लिक सेक्टर कंपनी सीज टू बी एग्जिस्ट, और सॉरी उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, पब्लिक सेक्टर कंपनी से वो कन्वर्ट हो गई। अब देखो, प्रोवाइडेड that where an investment or deposit in public sector company has been made and such public sector company ceased to be a public sector company, मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनी या पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रही, उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो फिर क्या होगा? देखो, सच इन्वेस्टमेंट, अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इन्होंने क्या बोला है? देखो, शेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो 3 साल का आपको बोला है कि भाई मान लो मैंने तो पब्लिक कंपनी में पैसा लगाया था, मेरे को क्या पता सर इसका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, मैंने तो पब्लिक कंपनी में पैसा लगा दिया। अब जब पब्लिक कंपनी में पैसा लगाया, जैसे लेट्स अज्यूम एयर इंडिया वाज ए पब्लिक कंपनी, राइट? तो एयर इंडिया में पैसा लगाया, अब उसको टाटा ने एक्वायर कर लिया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, लेट्स अज्यूम, राइट? तो मैंने तो पैसा एयर इंडिया में लगाया ना, तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपने एयर इंडिया के शेयर्स में पैसा लगाया है, इन द शेयर्स ऑफ सच कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी एन इन्वेस्टमेंट मेड अंडर दिस क्लॉज फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच सच पब्लिक सेक्टर कंपनी सीज टू बी ए पब्लिक सेक्टर कंपनी। जिस दिन एयर इंडिया का एग्जिस्टेंस खत्म हुआ एज ए पब्लिक सेक्टर कंपनी, उस दिन से 3 साल तक आपका ये इन्वेस्टमेंट सही माना जाएगा, लेकिन 3 साल के बाद वहां से पैसा निकाल देना, 3 साल के बाद वहां से पैसा निकाल देना, नहीं तो वो 11(5) का स्पेसिफाइड मोड नहीं माना जाएगा। और सर मैंने शेयर्स में नहीं, मैंने तो डिपॉजिट्स में लगाया, तो जो डिपॉजिट का टेन्योर है तब तक वो सेफ माना जाएगा, लेकिन टेन्योर के बाद में निकाल के आप और कहीं लगा देना स्पेसिफाइड मोड में, फिर उसे स्पेसिफाइड मोड नहीं माना जाएगा आफ्टर द टेन्योर। हम होता है ना एफडी ऑटोमेटिक मैच्योर होके वापस उसी कंपनी में ऑटो मैच्योर होके रिन्यू हो गई, राइट? इन्होंने क्या बोला है कि भैया अगर मान लो आपने कोई भी डिपॉजिट कराया फॉर सर्टेन ड्यूरेशन के लिए, तो उस ड्यूरेशन तक तो स्पेसिफाइड मोड कंसीडर्ड हो जाएगा, लेकिन उस ड्यूरेशन के बाद नहीं होगा, उस ड्यूरेशन के बाद आपको वो पैसा निकाल के कहीं स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्टमेंट करना होगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, अब ये बोलता है कुछ और इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, वो भी यहां पर इन्होंने बताए हैं। इन यूनिट्स इशूड अंडर एनी स्कीम ऑफ द म्यूचुअल फंड, 1023D के जो म्यूचुअल फंड है वहां यूनिट्स में आपने पैसा लगाया हो, by way of acquiring shares of the depository as defined in the Depository Act 1996, gold sovereign bonds issued by the RBI under sovereign gold bonds, debt instrument issued by the infrastructure finance company registered with RBI। कुछ स्पेसिफाइड मोड है, इसके अलावा भी कुछ स्पेसिफाइड मोड है अगर आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हो, बट दीज आर द प्राइमरली जो कंसिडर्ड किए जाते हैं, राइट? इनके अलावा इन स्पेसिफाइड मोड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यस आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलो, अब आता है कि जो ट्रस्ट है, जैसे 11 और 12 का आपको ट्रस्ट का बेनिफिट मिल जाता है, वैसे ही इन्होंने बोला है कि अगर आपको 11, 12 का बेनिफिट मिल गया तो आपको सेक्शन 10 का कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अरे एक जगह आपको ऑलरेडी बेनिफिट दे दिया, तो वापस आप 10 की बेनिफिट एग्जम्पशन क्यों लेना चाह रहे हो? तो इन्होंने मना कर दिया। अगर आपको 11, 12 का बेनिफिट मिल रहा है, मतलब आपको ट्रस्ट का बेनिफिट मिल रहा है, तो उस केस में आपको सेक्शन 10 का कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 10(1) एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को तो इन्होंने एग्जाम करना ही पड़ा, क्योंकि वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट नहीं है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का। सो इसीलिए इन्होंने बोल दिया कि भैया एक्सेप्ट 10(1) एग्रीकल्चर इनकम के अलावा कोई भी आपको एग्जाम्पशन नहीं देंगे, बस एग्रीकल्चर इनकम का एग्जाम्पशन आपको दे देंगे, राइट? सो वेयर अ ट्रस्ट हैज बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AA and the registration is in force in the previous year, then the trust cannot claim any exemption under any provision of section 10 except 10(1). अगर मान लो आपको ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन मिल गया है तो फिर आपको कोई भी 10 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक? As per the Finance Act 2020, if a trust has been registered under section 12AA, then it cannot claim exemption under section 1023C, 6(a) एंड 1046। मतलब अगर आपको सेक्शन 11 के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड हो गए हो, सेक्शन 12AA में अगर आप ट्रस्ट में रजिस्टर्ड हो गए हो, तो 10 का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिंपल शब्दों में ये चीज ध्यान रखो, 10(1) इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इनकम का एग्जेम्पशन, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट नहीं है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स इंपोज करने का, तो इसीलिए वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसको तो मना कर ही नहीं सकते, ठीक है? अब यहां पर क्या है कि मान लो आप 1023C के अंदर आप रजिस्टर्ड हो गए, 1023C यार सेम, ये जस्ट लाइक ट्रस्ट होता है, इंस्टीट्यूशंस जो है जस्ट लाइक आपको ट्रस्ट का जो जैसे हमने देखा ना ट्रस्ट के अंदर जो बेनिफिट मिलता है अगर आप 12A में रजिस्टर्ड हो, वैसे ही अगर आप स्पेसिफिक कंडीशन पूरी करते हो 1023C और 2046 में रजिस्टर्ड होते हो, वैसा ही बेनिफिट मिलता है। तो इन्होंने बोला या तो आप इधर बेनिफिट ले लो या उधर बेनिफिट ले लो। आप 11 अगर 12AA में रजिस्टर्ड हो गए तो आपको ट्रस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा, अगर आप यहाँ रजिस्टर्ड नहीं हो रहे तो फिर आप वहां बेनिफिट ले सकते हो, बट दोनों बेनिफिट नहीं मिल सकते। अगर आप 12AA में रजिस्टर्ड हो और आपने 1023C में अप्लाई कर दिया तो आपका 12AA का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको बेनिफिट 1023C में मिलेगा,
राइट। और अगर 1023C से अगर आप इसमें आते हो तो फिर आपको 12AA में बेनिफिट मिलेगा, वहां बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब आपको एक जगह बेनिफिट मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब आता है, अभी हमने देख लिया है कि सर हमको सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। सेक्शन 11 में हमने देख लिया अप्लाइड, डीम टू बी अप्लाइड, एक्यूमुलेटेड, राइट, और कैपिटल गेन डीम टू बी अप्लाइड, राइट। फिर हमने स्पेसिफिक मोड भी देख लिए, राइट। तो पूरी क्लियरिटी हो चुकी है कि सर ट्रस्ट की ये इनकम होगी, ये खर्चा करेंगे तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन सेक्शन 13 बोलता है कि यार अगर ट्रस्ट ने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया ना तो उसका बेनिफिट हम विड्रॉल कर देंगे। देखते हैं, सबसे पहले सेक्शन 13 देखते हैं, फिर आएंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे। सेक्शन 13(1) exemption under section 13(1) exemption under section 11 shall not apply। इन्होंने बोला है भैया जो तुम 11 का बेनिफिट ले रहे हो ना ट्रस्ट का, वो तुम्हें नहीं मिलेगा, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? गलत काम करोगे तो नहीं मिलेगा। गलत काम बताया इन्होंने सेक्शन 13 में। ये बोलता है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11-12 नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केसेस। अगर आप जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट के इनकम को प्राइवेट रिलीजियस पर्पज में यूज कर रहे हो, उस ट्रस्ट की इनकम को जनरल पर्पज में यूज होना चाहिए बट आप प्राइवेट पर्पज में यूज कर रहे हो, प्राइवेट रिलीजियस पर्पज में यूज कर रहे हो, वो गलत है। होता ना पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर जैन, सिख, हिंदू, राइट, मुस्लिम्स, अगर आप पर्टिकुलर रिलीजियस के लिए उसे यूज कर रहे हो देन इट इज नॉट फेयर, राइट। तो ये बोलता है इनकम मतलब ये बोलता है कि जो ट्रस्ट की इनकम है वो प्राइवेट रिलीजियस पर्पज के लिए यूटिलाइज हो रही है। इनकम फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कास्ट और कम्युनिटी, अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कास्ट और कम्युनिटी के लिए उस ट्रस्ट की इनकम को यूटिलाइज कर रहे हो आपको ट्रस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनकम फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन, ये बोलता है कि अगर आप वो इनकम जो है ना ट्रस्ट की इनकम वो कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पर्सन के लिए खर्चा कर रहे हो। स्पेसिफाइड पर्सन मतलब कौन? जिन्होंने जैसे ट्रस्ट का फाउंडर हो गए, ट्रस्टी हो गए, जिन्होंने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर ट्रस्ट को डोनेशन दिया है 50,000 से ज्यादा, राइट। सो दीज आर द स्पेसिफाइड पर्सन। मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, एक तो ऑथर और फाउंडर ऑफ द ट्रस्ट, पर्सन हु मेड डोनेशन 50,000 से ज्यादा जिसने डोनेशन किया है, वेयर द फाउंडर और डोनर इज HUF है तो उनके मेंबर्स हो गए, है ना, दीज आर द स्पेसिफाइड पर्सन। फिर ट्रस्टी और मैनेजर ऑफ द ट्रस्टी, और इन चारों पर्सन के रिलेटिव्स, ठीक है, और इन सभी का, इन पांचों का अगर किसी भी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो सब। तो इस केसेस में ये जो स्पेसिफाइड पर्सन है, अगर मान लो ट्रस्ट अपनी इनकम का स्पेसिफाइड पर्सन के लिए यूटिलाइज कर रही है तो भी आपका एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया जाएगा। लास्ट ईयर ऐसा था कि पूरा एग्जेम्पशन आपका विड्रॉ कर लिया जाएगा, बट इस साल आपको बेनिफिट दिया है कि जितना आपने स्पेसिफाइड पर्सन के लिए यूटिलाइज किया है वो आपका सच पार्ट ऑफ इनकम, सच पार्ट ऑफ इनकम वो क्या हो जाएगा? वो टैक्सेबल हो जाएगा 115 BBI में एट द रेट ऑफ 30%। मतलब पूरा एग्जाम्पशन डिनाई नहीं करेंगे आपका, सच पार्ट ऑफ इनकम जो आप स्पेसिफाइड पर्सन के लिए यूटिलाइज कर रहे हो वो 115 BBI में टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 30%। इसी तरीके से 11(5) में आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। लेट्स अज्यूम 10 करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने 10 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए आपने किसी और पर्पज में यूटिलाइज कर लिया, किसी और जगह यूटिलाइज कर लिया, तो इन्होंने बोला पूरा 10 करोड़ पे आपको एग्जेम्पशन विड्रॉल नहीं करेंगे, मतलब पूरी फॉर्म पूरा ट्रस्ट की एग्जेम्पशन विड्रॉल नहीं करेंगे। हम आपको 2 करोड़ जो आपने किसी और पर्पज में या किसी और इन्वेस्टमेंट में किसी और जगह आपने इन्वेस्ट किया है दैट विल बी योर इनकम मान लिया जाएगा 115 BBI में एट द रेट ऑफ 30%, ठीक है ना, टू द एक्सटेंट ऑफ सच डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। चलो बट यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन के लिए यूटिलाइज कर रहे हो तो 2 केसेस में, मेडिकल और एजुकेशन के केस में, वहां पर उन्होंने बोला है कि अगर आप मेडिकल और एजुकेशन पर्पस में यूटिलाइज करते हो तो जितना आपने मेडिकल और एजुकेशन पर्पस में यूटिलाइज किया है वो बेनिफिट नहीं होगा। और देखो एक बार मैं बता देता हूं आपको, यहां से पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। देखो बाकी ये जो सिचुएशन है ना सच पार्ट ऑफ इनकम, अभी वो मैं बताता हूं बट पहले आप इसको समझो। यहां पर इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले 13(1) में इन्होंने बोला है कि इनकम अगर प्राइवेट रिलीजियस पर्पस में अगर आप इनकर्ड कर रहे हो आपका एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया जाएगा। अगर पर्टिकुलर रिलीजियस कास्ट और कम्युनिटी के लिए कर रहे हो यस आपकी एग्जेम्पशन विड्रॉ कर ली जाएगी। अगर ये बोलता है स्पेसिफाइड पर्सन के लिए आप खर्चा कर रहे हो तो आपकी एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी, सच पार्ट। बट यहां इन्होंने बोला है कि अगर आप एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो स्पेसिफाइड पर्सन को तो यस जितना आपने उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। देखो एज पर सेक्शन 13(1) इफ ट्रस्ट अप्लाइज इनकम फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन, अगर मान लो कोई ट्रस्ट
स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए, स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए, एक मिनट, स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए कोई इनकम यूटिलाइज कर रही है, देन एग्जेम्पशन अंडर से नॉट अवेलेबल, तो ये कहता है 11-12 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। बट इफ ट्रस्ट इज रनिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ट्रस्ट अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन कर रही है या मेडिकल इंस्टीट्यूट रन कर रही है, हॉस्पिटल है, तो 11-12 का एग्जेम्पशन डिनाई नहीं होगा, only because trust provide education or medical facility to the specified person। मतलब yes, they can provide medical or education facility to specified person, but जितना facility आपने provide किया है, the value of such medical or education facility provided to specified person shall be treated as the income of trust। ट्रस्ट की इनकम मान लिया जाएगा। यहां चीज ध्यान रखना, मैंने बाकी के केस में क्या बोला था कि जितना आप स्पेसिफाइड पर्सन को बेनिफिट दे रहे हो वो आपका इनकम मान लिया जाएगा 115 बीबीआई में @30%, बट एजुकेशन और मेडिकल के केस में उसे @30% टैक्सेबल नहीं करेंगे, दैट विल बी इनकम ऑफ द ट्रस्ट और नॉर्मल तरीके से टैक्सेबल हो जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखना, दैट इज द डिफरेंशिएट, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलो, आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं आपको समझाता हूं 115 बीबीसी एनोनिमस डोनेशन। टेम्पल पर कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस किया अलाउड होगा, आई मीन एग्जेम्पशन मिलेगा, यस बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। अब देखो, अब नाउ विल कम ऑन द एनोनिमस डोनेशन वाला पार्ट। देखो मैंने आपको बताया था ट्रस्ट की टोटल इनकम में क्या होता है, एक बार वापस से कनेक्ट करो चीजों को। मैंने बोला था हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई आपकी, पीजीबीपी का इनकम आ गया, कैपिटल गेन का इनकम आ गया, आईएफओएस का इनकम आ गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और मेजरली होता है आपका डोनेशन। डोनेशन में मैंने बता दिया था कॉर्पस विल नॉट बी पार्ट ऑफ द इनकम, कॉर्पस पे टैक्स नहीं लगेगा, बट इट शुड बी इन्वेस्ट इन द स्पेसिफाइड मोड, करेक्ट, ये बताया था। रिपेयर्स एंड रिनोवेशन का मैंने आपको इफेक्ट बता दिया था। अब एक चीज ध्यान रखना, अब एक चीज ध्यान रखना है, अगर मान लो आपको कोई डोनेशन मिला है दैट इज एनोनिमस डोनेशन, सर उस पे 11-12 का बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं। अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को एनोनिमस डोनेशन मिला है तो उस पे 11-12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉट रिलीजियस ट्रस्ट। अभी डिफाइन करूंगा मैं व्हाट इज चैरिटेबल एंड व्हाट इज रिलीजियस, मैं बताऊंगा, बट अभी आप ध्यान रखो, रिलीजियस मतलब ये जो मंदिर मस्जिद होते हैं, एंड चैरिटेबल फॉर दी अदर पर्पस, राइट, जो चैरिटी पर्पस पब्लिक पर्पस के होते हैं, राइट। ये बोला है कि अगर आप रिलीजियस पर्पस के लिए अगर कोई भी एनोनिमस डोनेशन मिला है, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, बेनिफिट दे देंगे, लेकिन चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर कोई एनोनिमस डोनेशन मिला है तो उस पर हम 11-12 का बेनिफिट नहीं देंगे, वो आपका टैक्सेबल होगा 115 बीबीसी के अंदर, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी एनोनिमस डोनेशन मिला है फॉर द चैरिटेबल पर्पस तो वो आपका टैक्सेबल होगा 115 बीबीसी के अंदर, राइट। कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा देखते हैं। एनोनिमस डोनेशन मींस एनी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन where a person receiving such contribution does not maintain a record of the identity। एनोनिमस डोनेशन मतलब जहां आप पेमेंट कर रहे हो ना, अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते हो, गुप्त दान बोला जाता है। इंडिकेटिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन मेकिंग सच कंट्रीब्यूशन, सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब ये सारी चीजें आइडेंटिटी नहीं होती, दीज आर द गुप्त दान। अगर गुप्त दान होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, सर ये 115 बीबीसी में टैक्सेबल हो जाएगा। सर पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, जो भी एनोनिमस डोनेशन अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला है, सर पूरा का पूरा नो। इन्होंने बोला एक सर्टेन परसेंटेज आपका 11-12 का, एक सर्टेन परसेंटेज का जो डोनेशन है वो आपका नॉर्मल डोनेशन माना जाएगा, उस पर आपको 11-12 का बेनिफिट मिल जाएगा, और रिमेनिंग अमाउंट आपका 115 बीबीसी में टैक्सेबल हो जाएगा। लेट्स अज्यूम मेरे को 10 लाख रुपए का एनोनिमस डोनेशन मिला है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो भी आपका टोटल एनोनिमस डोनेशन है उसका एक सर्टेन परसेंटेज, एक सर्टेन पार्ट विल बी योर नॉर्मल इनकम, जो आपका 11-12 का जिसपे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बताता हूं देखो क्या होता है, समझना। ये बोलता है कि अगर आपका जो भी टोटल डोनेशन मिला है, आपको जो भी टोटल डोनेशन मिला है इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ग्रांट, अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है दैट इज आल्सो डोनेशन, तो उस टोटल डोनेशन का 5% निकाल लो। लेट्स अज्यूम मुझे 50 लाख का डोनेशन मिला है, 50 लाख का डोनेशन मिला है, तो 50 लाख का 5% कितना होता है, 50 लाख का 5% 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपीज और 1 लाख और 1 लाख, विच एवर इज हायर। तो अब इस दोनों में से मेरे लिए हायर क्या है आप बताइए, आप बोलोगे सर 2.5 इज हायर। तो ये कहता है कि 10 लाख में से 2.5 तो आपका नॉर्मल इनकम की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। जहां हम देखते थे ना टोटल इनकम, आईएफओएस का इनकम आ जाएगा, तो आईएफओएस में ये 2.5 लाख रुपए आपका एनोनिमस डोनेशन हटा दो, 2.5 लाख रुपए ऐड हो जाएगा, और रिमेनिंग जो 7.5 लाख रुपए बचा है उस पर 115 बीबीसी में @30% टैक्स इंपोज कर दिया जाएगा।
ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। अपनी आपकी सारे के सारे डोनेशंस आपने ले लिए, कॉर्पस तो हटा ही दिया, उसके अलावा अगर कोई डोनेशन है, एनोनिमस डोनेशन पे अलर्ट हो जाना, क्योंकि एनोनिमस डोनेशन पे आपको 11-12 का बेनिफिट नहीं मिलता है, बट एनोनिमस डोनेशन का एक सर्टेन परसेंटेज जिसपे आपको 11-12 का बेनिफिट मिल जाएगा, वो सर्टेन परसेंटेज है, दिस इज 2.5 लाख। कैसे कैलकुलेट होगा? 5% ऑफ द टोटल डोनेशन, कोई भी डोनेशन हो, जो भी टोटल डोनेशन आपको रिसीव हुआ इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ग्रांट, उसका 5% और 1 लाख विच एवर इज हायर, वो आपका नॉर्मल डोनेशन मान लिया जाएगा। और उसके अलावा जो अमाउंट है 7.5 लाख रुपए, वो एनोनिमस डोनेशन मानते हुए उस पर 115 बीबीसी के अकॉर्डिंग टैक्सेबल कर दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 30%। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो यहाँ कुछ पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सर अगर ये चैरिटेबल पर्पस और रिलीजियस पर्पस दोनों के लिए मिला है सर हमें तो एनोनिमस डोनेशन, तो डिफरेंशिएट करो कि चैरिटेबल पर्पस के लिए कितना मिला है और रिलीजियस के लिए कितना मिला है, क्योंकि रिलीजियस के जो एनोनिमस डोनेशन पे कोई छिड़कानी करने की हिम्मत नहीं करता है, धार्मिक भावनाओं से कोई छिड़कानी करने की कोशिश नहीं करता है। इसलिए अगर रिलीजियस मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, यहां अगर आपको एनोनिमस डोनेशन मिलता है तो इस पे तो आपको 11-12 का बेनिफिट मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर चैरिटेबल पर्पस के लिए जो डोनेशन मिला है उस पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। तो सर मेरे को दोनों के लिए मिला है, तो डिफरेंशिएट कर पा रहे हो क्या? सर चैरिटी के लिए इतना मिला है, जैसे साईं संस्थान है, शिरडी साईं संस्थान है, वहां साईं मंदिर का एक डोनेशन होता है और साईं हॉस्पिटल का एक अलग डोनेशन होता है। लेकिन आपको जो एनोनिमस डोनेशन मिला है, क्या आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि शिरडी टेम्पल के लिए कितना मिला है और हॉस्पिटल के लिए कितना मिला है? अगर आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो तो जो मेडिकल वाला है उस पर तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, और जो टेम्पल वाला है उस पर एनोनिमस डोनेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज दैट इज रिलीजियस ट्रस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। और अगर से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो सारा का सारा रिलीजियस माना जाएगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर, चलो अब हम आते हैं 115 बीबीआई एट द एंड करेंगे हम, एट द एंड में। अब उसके पहले हम आते हैं सर रजिस्ट्रेशन, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन भी तो हमें कराना होता है, यस और नो? यस यस। अब हम देखते हैं कि सर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन, इस बार ट्रस्ट में अमेंडमेंट्स अच्छे हैं, तो उन अमेंडमेंट्स को अच्छे से देखना जरूरी है। मैंने अभी तक आपको सारे अमेंडमेंट्स करा दिए हैं, राइट। अभी कुछ एक अमेंडमेंट्स है जो मैं आपको एट द एंड कराऊंगा। यस, ऑल हैज बीन डन। बहुत आसान और बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। चलो यस, 12A में इन्होंने क्या बोला है कि कंडीशन फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्शन 11 ये कहता है सर आपको ट्रस्ट का बेनिफिट कब मिलेगा? कुछ नहीं है सर, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, आपको टाइम पे रिटर्न फाइल करना है, ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट के लिए खर्चा होना चाहिए, दीज आर द बेसिक थिंग्स, राइट। ये बोलता है कि आपको ट्रस्ट का 11-12 का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल कर रहे हो। एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, ये कहता है आपको अपनी एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, अगर आप ट्रस्ट का बेनिफिट लेना चाहते हो तो यू हैव टू अप्लाई मेड एन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म इन प्रिस्क्राइब मैनर टू द पीसीआईटी सीआईटी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट। अगर आपको ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराना है तो सीआईटी पीसीसीआईटी को प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको ट्रस्ट का बेनिफिट मिलेगा। इनकम अगर आपकी बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट से ज़्यादा है, राइट, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और ऑडिट भी करानी पड़ेगी। ये कहता है टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जामिनेशन इज मोर देन द बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट देन ऑडिट रिपोर्ट। अगर बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट से आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको ऑडिट रिपोर्ट भी फर्निश करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद द रिटर्न 44AB, ठीक है। और रिटर्न आपको टाइम पे जमा कराना पड़ेगा एज पर सेक्शन 139(4)A। चलो अब आता है प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन। सर मुझे अगर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसे क्या प्रोसीजर मुझे फॉलो करनी पड़ेगी? आई होप दिस इज क्लियर। यस सर, मुझे अगर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराना है तो सर मुझे क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी? कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन की जो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज है वो करनी पड़ेगी। सर मेरा तो ट्रस्ट पहले से चालू था, अब वापस करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, 1/4/2021 से बहुत टाइट हो गए। बोले अगर 1/4/2021 के पहले तुम्हारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, हमें नहीं पता, 1/4/2021 से उन्होंने बोल दिया है कि विद इन 3 मंथ्स तुम्हें वापस से रजिस्ट्रेशन के लिए रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तुम हमें रिन्यूअल के लिए अगर अप्लाई नहीं करोगे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। बहुत टाइट हो गए। 1/4/2021 आप अगर सोचते हो कि हमें लाइफ टाइम के लिए ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन मिल चुका है तो अब वो गलत है। 1/4/2021 से इन्होंने बहुत टाइट रुख अपना लिया फॉर द ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट बहुत मिसयूज करने लग गए थे, तो यहाँ पर ट्रस्ट पर थोड़ा टाइट हो गए। उन्होंने बोला कि 1/4/2021 से अगर आपने 3 महीने के अंदर, अगर आपका पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है ट्रस्ट का
और 1/4/2021 से 3 महीने के अंदर आपने वापस रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं किया, उस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। The process of registration is now completely electronic with a unique registration number is issued to all new and existing charity institutions. To facilitate the registration of the new charity institutions which are yet to start their charitable activities, the amended law allow the provisional registration. पहला तो आपको समझ में आ चुका है, जो पुराने हैं मैं भी आपको पूरा वापस से बताऊंगा, बट एक ओवरव्यू जस्ट मैंने आपको दिया है कि अगर मैं मान लो पहला आपका ऑलरेडी ट्रस्ट रजिस्टर्ड था, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1/4/2021 से उन्होंने बोल दिया 3 महीने के अंदर आपको फ्रेश वापस अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द रिन्यूअल। वो रिन्यूअल होने के बाद वो वैलिड हो जाएगा 5 साल के, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी। दूसरा इन्होंने बोला कि यार आपका पहले से रजिस्टर्ड नहीं था, आप तो नया रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, कोई बात नहीं, करा लो, क्या प्रॉब्लम है। ये रजिस्ट्रेशन आप कराओगे तो क्या आपको पहले ही फ्रेश रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा? नो, आपको 3 साल के लिए आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और उस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। देखो इन्होंने यही बताया है, इन्होंने बताया कि टू फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू चैरिटी इंस्टीट्यूशन व्हिच आर येट टू स्टार्ट देयर चैरिटेबल एक्टिविटीज, द अमेंडेड लॉ अलाउ देम टू प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फॉर 3 years ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन विदाउट इंक्वायरी, एंड देन it has to apply again for the approval registration which if granted shall be valid for the year for the such provisional registration. The application of registration subsequent to provisional registration should be at least 6 months prior. ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि सर आपको एप्लीकेशन कब करनी है, अगर आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको मिल चुका है उसके बाद आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन कितने टाइम में आपको करनी होगी, अभी मैं सारा बताऊंगा, ठीक है। बट आपको मोटा मोटी मैंने जस्ट ये बताया है कि 1/4/21 से अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो एज ए ट्रस्ट, राइट, तो आपको 12 AB का रजिस्ट्रेशन अब आपको लेना पड़ेगा, और 12 AB के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 1/4/21 से 3 महीने के अंदर रिन्यूअल करना पड़ेगा। अगर आप न्यू ट्रस्ट हो तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उसके बाद आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। चलो अब यहां से हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12AA। सर पहले क्या है, 12AA में रजिस्टर्ड हुआ करता था, तो अगर मान लो आप पहले आपका जो ट्रस्ट है वो 12AA में रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो अब देखो इन्होंने क्या बोल दिया, 1/4/2021 से 3 महीना, तो अप्रैल मई जून, 30 जून के पहले आपको रिन्यूअल एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। अगर आप 30 जून के पहले रिन्यूअल एप्लीकेशन कर देते हो तो आपको 5 साल के लिए फॉर 5 असेसमेंट ईयर, 5 असेसमेंट ईयर्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो देखो आपने प्रीवियस ईयर 21-22 में अप्लाई किया, मतलब असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया आपका 22-23, तो असेसमेंट ईयर 22-23 आपको 5 असेसमेंट ईयर मतलब क्या हो गए, असेसमेंट ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24, 24-25, 25-26 और 26-27, इन 5 साल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, ठीक है। अब आप बोलते हो सर 5 साल कंप्लीट हो गए, वापस रिन्यू कराना पड़ेगा, कब रिन्यू कराऊं, तो इन्होंने बोला है कि आपकी लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की, 31 मार्च 2027। इस लास्ट डेट के 6 महीने पहले, 6 मंथ बिफोर, बताओ क्या हो गया, सितंबर 2026 हो गया, सितंबर 2026, 30 सितंबर 2026 के पहले आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, राइट। अगर आप रिन्यू करा लेते हो तो 5 साल के लिए आपको वापस से रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो चलो एक पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया है। ये देखो, ए ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB, अब आप 12AB में रजिस्टर्ड हो चुके हो, पहले 12AA में थे, आपने क्या किया 30/6/2021 के पहले आपने एप्लीकेशन करके 12AB में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब अगर आप 12AB में रजिस्टर्ड हो एंड द पीरियड फॉर सेड रजिस्ट्रेशन इज ड्यू टू एक्सपायर, अब आपका 12AB का रजिस्ट्रेशन जो 5 साल के लिए मिला है वो भी एक्सपायर होने वाला है, तो फिर क्या करें, जो मैंने अभी बताया था आपको, ये बोलता है एटलीस्ट 6 मंथ प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन। ये आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर कब हो रहा है, 31/3/2027 को, उसके 6 महीना पहले, मतलब सितंबर 2026 को आप एप्लीकेशन कर लो, मतलब तक एप्लीकेशन कर लो, तो आपको क्या होगा 5 साल के लिए वापस से 5 असेसमेंट ईयर, बस 5 असेसमेंट ईयर के लिए आपको वापस से रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है सर प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन, सर पहली बार मैं रजिस्ट्रेशन करा रहा हूं, ठीक है ना। अगर आप प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन, मैंने 6 पॉइंट में इनको अलग अलग पॉइंट में बताया है, बट आप तो इसे ये समझो फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम आप ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो क्या होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, लेट्स अज्यूम आप सोचते हो कि सर
मुझे 1 जनवरी 2023 से ट्रस्ट का व्यापार ट्रस्ट कमेंस करनी है, ठीक है ना, ट्रस्ट की शुरुआत करनी है। तो इन्होंने बोला कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको इसका रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा। उस रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कब देनी है? अगर 1 जनवरी 2023 के पहले 1 जनवरी 2023 से आप कमेंस करने का प्लानिंग कर रहे हो, तो इन्होंने बोला है कि जब आपका प्रीवियस ईयर, ये कहता है कि जब आपका प्रीवियस ईयर शुरू होता है, जब आपका प्रीवियस ईयर शुरू होता है, समझना, कंफ्यूज मत होना, ये बोलता है जिस ईयर में आप रजिस्ट्रेशन की प्लानिंग कर रहे हो, बिजनेस कमेंस करने की प्लानिंग कर रहे हो, उस प्रीवियस ईयर के 1 महीना पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। देखो, एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। यहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। सर लेट्स अज्यूम आज मैं 15 जुलाई, लेट्स अज्यूम, आप सोचो 15 जुलाई, आपको ऐसे एग्जांपल को समझाता हूं, लेट्स अज्यूम इसे 24 बताता हूं आपको, 1 जनवरी 24, नाउ लेट्स अज्यूम 15 जुलाई 23। सर आज मैं प्लानिंग कर रहा हूं 15 जुलाई 23 में मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि सर 1 जनवरी से मैं क्या करूंगा, ट्रस्ट स्टार्ट करूंगा, ठीक है। 15 जुलाई 2023 को मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि सर मैं ट्रस्ट शुरू करूंगा 1 जनवरी 2024 को। अब इन्होंने तो क्या बोला है, अब आज मेरी प्लानिंग है, इन्होंने क्या बोला है कि प्रीवियस ईयर जिस ईयर में आप बिजनेस कमेंस करने की शुरुआत कर रहे हो, जिस ईयर में आप ट्रस्ट की कमेंस करने की प्लानिंग कर रहे हो, उस ईयर की पहली तारीख। आप बोलोगे सर प्रीवियस ईयर तो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, तो सर 1 अप्रैल 2023 के 1 महीना पहले, मतलब 28 फरवरी 2023 तक मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सर मैं तो आज प्लानिंग कर रहा हूं 15 जुलाई 2023 को, मैं कैसे जाऊं 28 फरवरी 2023 में? पॉसिबल ही नहीं है। अब इसकी लाइन को अच्छे से पढ़ो, इन्होंने क्या बोला है, एटलीस्ट वन मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर आपको सेक्शन 3 याद हो, वहां मैंने बताया था कि जिस ईयर में आप बिजनेस कमेंस करते हो उस ईयर में प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से नहीं माना जाता है, जिस दिन बिजनेस कमेंस कर रहे हो उस दिन से माना जाता है। तो यहां पर आपका बिजनेस कमेंस हो रहा है 1 जनवरी को, यस 1 जनवरी को, राइट। तो जिस दिन आपका बिजनेस कमेंस होता है तब से आपका प्रीवियस ईयर माना जाता है। तो 1 जनवरी के पहले 1 महीना पहले, मतलब 30 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, 30 नवंबर 2023 तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आपको 3 साल का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, 3 ईयर, राइट, 3 असेसमेंट ईयर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब जब आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल गया तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी तो रिक्वायर्ड होगा। तो कब तक सर, फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए कब तक? तो यहां देखो इन्होंने बताया है फॉर द फ्रेश रजिस्ट्रेशन, यस, ये 2 पॉइंट कॉम्बोज तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब ये देखो फ्रेश रजिस्ट्रेशन का, ए ट्रस्ट और इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB जिनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है, राइट, उसके केस में इन्होंने क्या बोला, ये कहता है कि अगर आपने अपना बिजनेस कमेंस कर दिया तो बिजनेस कमेंस करने से 6 महीना, एटलीस्ट 6 ईयर विदिन 6 मंथ ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ इट्स एक्टिविटी, बिजनेस कमेंस कर दिया वहां से 6 महीना या जब आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है उसके 6 महीने पहले, 6 मंथ प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। या तो जब आपका बिजनेस शुरू हो गया, लेट्स अज्यूम 1 जनवरी 2024 को आपने बिजनेस शुरू कर दिया, 1 जनवरी 2024 को बिजनेस शुरू कर दिया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 30 जून 2024 के पहले अप्लाई कर दो। या अब आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था, अपन ने रजिस्ट्रेशन किया था 3 साल के लिए, करेक्ट, 3 साल के लिए था ना, 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024, तो दिस वाज द प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया, 24-25, 25-26 और 26-27। ये आपको तीन असेसमेंट ईयर के लिए मिलता है ना, 3 असेसमेंट के लिए मिलता है। तो आपका 26-27 में एंड हो रहा है तीसरा साल, तो 31/3/2027 को आपका क्लोजर हो रहा है, उसके 6 महीने पहले, मतलब सितंबर 2026। ये बोलता है कि सितंबर 2026 अगर मान लो आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है उसके 6 महीने पहले, या अगर आपका बिजनेस कमेंस हो गया तो उस कमेंसमेंट से 6 महीने, विच एवर, जो एक्टिविटी पहले हो जाए उसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन से फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब ये क्या बोलता है कि वेयर ट्रस्ट हुज रजिस्ट्रेशन हैज बिकम इनऑपरेटिव, ये बोला था कि भाई आपका जो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन था इनऑपरेटिव हो गया था बिकॉज आप 1023C में चले गए थे।
अगर वापस आप इधर आते हो तो ये कहता है एटलीस्ट 6 मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द असेसमेंट ईयर। आप जिस असेसमेंट ईयर के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हो उस असेसमेंट ईयर की पहली तारीख से एटलीस्ट 6 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मान लो मॉडिफिकेशन होता है ट्रस्ट के क्लॉज में, तो ये बोलता है जिस दिन आपके क्लॉज में या ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन हुआ है वहां से विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, वहां से 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ सेड अडॉप्शन और मॉडिफिकेशन। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। ये आपको डेट्स सारी क्लियर हो चुकी है। डेट्स को बहुत आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, सो अभी हमने ये देख लिया है ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन। अब जो अमेंडमेंट आया है वो अब एक बार हम देख लेते हैं कि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल किया जा सकता है। बस एक अच्छा अमेंडमेंट है, उसके बाद मैं आपको 115 बीबीआई में लेके जाऊंगा दिस, और फिर हम आएंगे डेफिनेशन ऑफ द चैरिटेबल पर्पस, और उसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा 1310। राइट, चलो अब आता है कि आपका ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल किया जा सकता है। 12AB, दिस इज एज पर द फाइनेंस एक्ट 2022। राइट, यहां पर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है where registration or provisional registration of a trust or institution has been granted under section 12AB। आपका क्या क्वेरी है, आप मुझे एक बार वापस से बता दीजिए। आई विल रिपीट अगेन, बट आप पहले ये समझ लेते हैं। यस, वेयर रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रस्ट और एन इंस्टीट्यूशन हैज बीन ग्रांटेड अंडर सेक्शन 12AB। ये बोलता है कि अगर मान लो आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया गया या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दिया गया, ठीक है, हैज बीन ग्रांटेड, आपको दे दिया गया, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया एंड यू हैव रिसीव्ड द रजिस्ट्रेशन, राइट, तो क्या सब्सिक्वेंटली आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है? यस, अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, जो पर्पस है वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है, स्पेसिफाइड वायोलेशन किया है। देखते हैं सारी चीजें क्या है। वेयर द रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज बीन ग्रांटेड अंडर सेक्शन 12AB एंड सब्सिक्वेंटली द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर हैज नोटिस्ड ऑक्यूरेंस ऑफ वन और मोर स्पेसिफाइड वायोलेशन। ये कहता है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन दे दिया गया और सब्सिक्वेंटली कमिश्नर को पता पड़ा कि आपने वायोलेशन किया है, स्पेसिफिक वायोलेशन किया है, स्पेसिफाइड वायोलेशन किया है, राइट, या द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर हैज रिसीव्ड ए रेफरेंस फ्रॉम असेसिंग ऑफिसर, या असेसिंग ऑफिसर जब आपका स्क्रूटनी असेसमेंट कर रहा था तो उसने बोला कि आप वायोलेशन कर रहे हो, ठीक है ना, आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफाइड वायोलेशन कर रहे हो, या तो उसको खुद को पता पड़ गया या एओ ने आके बोला कि भाई साहब ये तो ट्रस्ट गलत काम कर रही है, वायोलेशन कर रही है, तो उस केस में, ठीक है, और सच केस हैज बीन सेलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, और आपका जो ट्रस्ट का केस है वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज आरएसएम स्ट्रेटेजीज के अंदर आइडेंटिफाइड हुआ, तो इन 3 केसेस में वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, पहला क्या था, द प्रिंसिपल कमिश्नर को नोटिस हुआ है कि आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफाइड वायोलेशन कर रहे हो, या एओ ने रेफरेंस किया कि सर स्पेसिफाइड वायोलेशन किया जा रहा है, या आरएसएम रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज आरएमएस के अकॉर्डिंग आपका केस सेलेक्ट हुआ है, फॉर्मुलेट, जो आरएमएस मतलब जो बोर्ड ने फॉर्मुलेट की है फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर एनी प्रीवियस ईयर, द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर शेल। अब देखना, अगर आरएमएस के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाइड होता है, राइट, तो यहां पे क्या बोला है, सच, वापस देखना, सच केस हैज बीन सेलेक्टेड अकॉर्डिंग विद द आरएमएस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेटेड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर एनी प्रीवियस ईयर, द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर शेल कॉल फॉर सच डॉक्यूमेंट्स, वो उस ट्रस्ट से डॉक्यूमेंट्स मंगाएगा जो उसे देखने होंगे कि भैया चेक करेगा कि वेदर दे आर कंप्लाइंग द कंडीशंस और नॉट, और मेक सच इंक्वायरी, जो उसको इंक्वायरी लगती है वो इंक्वायरी करेगा, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द ऑक्यूरेंस और अदरवाइज इन स्पेसिफाइड वायलेशन, वो चेक करेगा कि क्या इन्होंने कोई स्पेसिफाइड वायलेशन किया है क्या, तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन मंगाने हैं मंगाएगा, जो भी डिटेल उसको मंगानी है मंगाएगा, पास एन ऑर्डर इन राइटिंग, या तो अगर उसको सेटिस्फाइड हो जाता है कि यार इन्होंने गलत किया है तो आपको ऑर्डर पास कर देगा और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, या अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि नहीं आपने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया है तो वो आपके अगेंस्ट जो ऑर्डर आया है उसको रिजेक्ट कर देगा, बोले नहीं कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। सो दीज 2 थिंग्स हैज बीन फॉलोड बाय देम, ठीक है ना।
चलो ये मैंने आपको बता दिया है। और फिर जो भी ऑर्डर वो उसका होगा, या तो वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई आप वायलेशन कर रहे हो, या वो मना कर देगा कि नहीं नहीं ये कोई वायलेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो उसे थ्रू एन ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर को और ट्रस्ट को, दोनों को भेजेगा। ठीक है ना। फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ ऑर्डर टू असेसिंग ऑफिसर और ट्रस्ट और सच इंस्टीट्यूशंस। The order shall be passed before the expiry of a period of 6 months. सर ये ऑर्डर देने की टाइम लिमिट कब तक है, मतलब जो ऑफिसर साहब हैं, डिपार्टमेंट जो है, ये ऑर्डर कब तक देंगे। यहां इन्होंने बोला है द ऑर्डर शैल बी पास्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने। 6 महीने कहां से 6 महीने सर, calculated from the end of the quarter in which the first notice issued by the principal commissioner। प्रिंसिपल कमिश्नर ने पहली बार जब नोटिस इशू किया, किस क्वार्टर में इशू किया, उस क्वार्टर एंड से 6 महीने के अंदर उसको अपना ऑर्डर देना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2005, फर्स्ट सॉरी नॉट 2005, 2022। ठीक है ना। ये कहता है कि 1 अप्रैल 2022, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2022 के बाद, फाइनेंस एक्ट 2022 से लाया गया, मतलब 1 अप्रैल 2022 से इंपोज हुआ। तो ये बोलता है 1 अप्रैल 2022 के बाद जब क्वार्टर में इन्होंने पहली बार नोटिस इश्यू किया, उस क्वार्टर की एंड डेट से 6 महीने के अंदर इनको अपना फाइनल ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक है। चलो अब इन्होंने यहां पर बताया है कि व्हाट इज द स्पेसिफाइड वायलेशन। व्हाट इज स्पेसिफाइड वायलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और इवन मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि ट्रस्ट से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, 6 से 8 मार्क्स। और आप इसे आराम से सुन लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद मेरे अमेंडमेंट सेशंस भी हैं, उसमें भी आप इसे आराम से सुन सकते हैं, राइट। तो इन अमेंडमेंट्स को अच्छे से करके जाना। बाकी आपको देखो ओवरव्यू मैंने पूरा ट्रस्ट आपको एक अच्छे से समझा दिया है, बहुत आसान शब्दों में समझा दिया है, कहीं दिमाग से स्लिप नहीं होगा, बट कुछ अमेंडमेंट्स हैं उनको अच्छे से करके जाना। ठीक है। चलो मैं वैसे भी आपको करा रहा हूं, अमेंडमेंट सेक्शंस हैं जहां पर और डिटेल में मैंने इनको एनालाइज किया है, वहां पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब ये बोलता है व्हाट इज स्पेसिफाइड वायलेशन। व्हाट इज स्पेसिफाइड वायलेशन। अब देखो, एनी इनकम डिराइव्ड फॉर द प्रॉपर्टी, ये कहता है ट्रस्ट की अगर कोई भी प्रॉपर्टी है उसको उसके ऑब्जेक्ट के अलावा कहीं और आप यूज कर रहे हो, दैट इज वायलेशन, राइट। ये कहता है ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज इनकम फ्रॉम पीजीबीपी विच इज नॉट इंसिडेंशियल अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट, राइट। ये कहता है कि ट्रस्ट को कोई पीजीबीपी की इनकम हो रही है, ट्रस्ट को किसी बिजनेस से इनकम हो रही है, और वो बिजनेस नॉट इंसिडेंशियल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, और उसके केस में आपको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करी है, आपको वहां सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होती है, सॉरी हाँ करेक्ट, वहां आपको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होती है, वहां अपने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करी है। सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस विच इज इंसिडेंशियल टू अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो वापस देखना, इस चीज को वापस समझना। पहला पॉइंट क्या था स्पेसिफाइड वायलेशन में, या तो आपने क्या किया हो जो ऑब्जेक्ट है ट्रस्ट का उसके अलावा काम किया हो, दूसरा आपने कोई ऐसा बिजनेस किया विच इज नॉट इंसिडेंशियल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, राइट। और अगर मान लो अगर आपका कोई बिजनेस है इंसिडेंशियल टू अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट है, उसके लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट रखनी थी बट आपने नहीं रखी, तो भी वायलेशन माना जाएगा। ठीक है। द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज अप्लाइड एनी पार्ट ऑफ इनकम और प्रॉपर्टी does not inure for the benefit of the public। ये कहता है आप जो ट्रस्ट की इनकम को उस पर्पस में यूटिलाइज कर रहे हो जो पब्लिक पर्पस ही नहीं है, जो पब्लिक बेनिफिट के लिए नहीं है, तो भी वायलेशन माना जाएगा। द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस क्रिएटेड और एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट हैज अप्लाइड एनी पार्ट ऑफ इट्स इनकम फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट। ये बोलता है कि सर ट्रस्ट की इनकम पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट के लिए आप यूज कर रहे हो, एक्सेप्ट आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, चिल्ड्रंस, वुमन, बैकवर्ड क्लास के लिए कर रहे हो, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कास्ट कम्युनिटी के लिए खर्चा कर रहे हो, दैट इज वायलेशन। एनी एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट बाय ट्रस्ट, जो एक्टिविटी ट्रस्ट कर रहा है दैट इज नॉट जेन्युइन, वो जेन्युइन एक्टिविटी नहीं है। नॉट बीइंग कैरिड आउट अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस, जिस कंडीशन के कारण ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन मिला है उस कंडीशन के अकॉर्डेंस नहीं है, तो भी ये स्पेसिफाइड वायलेशन माना जाएगा। और ट्रस्ट नॉट कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स एप्लीकेबल टू द ट्रस्ट होल्डिंग दैट नॉन कंप्लायंस। ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ जो ट्रस्ट पर एप्लीकेबल है आपने उस लॉ का नॉन कंप्लायंस किया हो, मतलब कंप्लाई नहीं किया हो, दैट इज ऑल्सो स्पेसिफाइड वायोलेशन। सो अगर ये स्पेसिफाइड वायोलेशन करते हो और या तो
पीसीआईटी या सीआईटी को खुद को लगता है या ईओ रेफरेंस करता है या आरएमएस सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्हें पता पड़ता है, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज वेरी गुड अमेंडमेंट, आई होप समझ आ गया होगा आपको। चलो अब मैं आपको लेके चलता हूं सेक्शन, मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है 115 बीबीआई के बारे में मैंने बताया था। हाँ, कहां बताया था मैंने एक बताया था कि कॉर्पस फंड, सॉरी नॉट कॉर्पस फंड, मैंने आपको बताया था एक तो डीम टू बी इन्वेस्टमेंट, डीम टू बी अप्लाइड, नॉट डीम टू बी इन्वेस्टमेंट, डीम टू बी अप्लाइड। अगर आप अपना फंड, कहते हैं ना डीम टू बी अप्लाइड, सर पैसा आया ही नहीं, कोई बात नहीं सर, जब आएगा उस साल खर्चा कर लूंगा या उसके अगले साल। नहीं करोगे तो क्या होगा, अगर आपने जिस साल पैसा आया उस साल या उसके अगले साल खर्चा नहीं किया तो अगले साल में वो 115 बीबीआई में टैक्सेबल हो जाएगा। यस और नो? यस। फिर मैंने क्या बताया था, सर पैसा आया ही नहीं, सर आएगा, सॉरी पैसा आ गया बट खर्चा नहीं कर पाया तो अगले साल खर्चा कर लूंगा, और अगले साल अगर आप खर्चा नहीं करते हो तो 115 बीबीआई में टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट आपके यहां पर कवर हो गए। डीम्ड इनकम एज पर सेक्शन 11(1) और 3, ठीक है ना। ये देखो टैक्स ऑन द स्पेसिफाइड इनकम, ये पहले नहीं हुआ करता था, ठीक है ना, पहले उसे इनकम माना जाता था ट्रस्ट की और नॉर्मल टैक्सेबल हो जाता था, लेकिन आजकल उसे 115 बीबीआई में टैक्सेबल किया जा रहा है एट द रेट ऑफ 30%। तो 11(1) और 11(3) का जो मैंने अभी बताया है, 11(3) में क्या आता है, एक्यूमुलेटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। अगर आप एक्यूमुलेटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो 115 बीबीआई में टैक्सेबल हो जाएगा, करेक्ट। तो ये लो सर। अब ये बोलता है कि इनकम ऑफ ट्रस्ट, फिर मैंने सेक्शन 13 में आपको बताया था कि इनकम ऑफ ट्रस्ट आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफाइड पर्सन के लिए यूटिलाइज कर रहे हो, एक्सेप्ट एजुकेशन और मेडिकल, स्पेसिफाइड पर्सन के लिए यूटिलाइज कर रहे हो। सेक्शन 13(1) में आपके लिए क्या हो जाएगा, डीम टू बी अप्लाई, सॉरी 115 बीबीआई के अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से फंड्स ऑफ ट्रस्ट नॉट डिपॉजिटेड 11(5) के स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया हो, 115 बीबीआई में टैक्सेबल हो जाएगा। और इनकम यूज्ड फॉर एनी पर्पस आउटसाइड इंडिया, तो यस इनकम टू बी 115 बीबीआई में ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। चलो इस पार्ट को समझने से पहले आपको चैरिटेबल डेफिनेशन को समझना जरूरी है। दिस इज द लास्ट पार्ट। स्पेसिफाइड पर्सन बता तो दिए मैंने, यस हाँ जी। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन, अब ये जो अमेंडमेंट है, calculation of income in some specific cases, right, calculation of in some specific cases। चलो बताता हूं पहले, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं ट्रस्ट की डेफिनेशन। मैंने क्या बताया था कि किसी ने हिम्मत नहीं करी रिलीजियस ट्रस्ट को डिफाइन करने की, धार्मिक भावनाओं को कोई आघात नहीं पहुंचाना चाहता, सो किसी ने रिलीजियस पर्पस को डिफाइन नहीं किया। रिलीजियस पर्पस मतलब रिलीजियस पर्पस, बट चैरिटेबल पर्पस को डिफाइन किया गया है 215 के अंदर, ठीक है। चैरिटेबल पर्पस मतलब क्या, अगर आप रिलीफ ऑफ पुअर, गरीबों के लिए काम कर रहे हो, एजुकेशन पे काम कर रहे हो, योगा के लिए काम कर रहे हो, मेडिकल रिलीफ के लिए काम कर रहे हो, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के प्रिजर्वेशन के लिए अगर कोई काम कर रहे हो, जैसे वाटर शेड्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इनको बचाने के लिए आजकल कई सारे संगठन हैं जो वाइल्ड लाइफ बचाने के लिए काम कर रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको बचाने के लिए काम कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, राइट। तो दीज ऑल आर चैरिटेबल ट्रस्ट, दीज आर ऑल आर द चैरिटेबल पर्पस, तो इसे चैरिटेबल ट्रस्ट माना जाता है। एंड इसके अलावा इन्होंने बोला है कि द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अरे भाई अगर आप कोई जनरल पब्लिक के लिए काम कर रहे हो वो भी ट्रस्ट हो जाएगा, बट वहां एक चीज ध्यान रखना, अगर आप जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए काम कर रहे हो और अगर आपको बिजनेस से कोई इनकम होती है, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, देखो इन्होंने क्या बोला है कि एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी विल नॉट बी ट्रीटेड एज द चैरिटेबल पर्पस। ये कहता है उसे चैरिटेबल पर्पस नहीं माना जाएगा। देखो बाकी केस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दीज ऑल आर चैरिटेबल पर्पस, ठीक है। जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए काम कर रहे हो तो ये बोलता है कि इसे चैरिटेबल नहीं माना जाएगा इफ इट इज कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी। ये कहता है कि अगर कोई ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, ये कहता है इफ इट इज कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए अगर आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो तो इसे चैरिटेबल पर्पस नहीं माना जाएगा। ये था ना, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। बट अगर आप यहां पर कोई भी ट्रेड, बिजनेस
और कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो फॉर द कंसिडरेशन, देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज चैरिटेबल पर्पस। बट इन्होंने बोला अगर मान लो तुम ऐसी कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो और टोटल रिसिप्ट का 20% से ज्यादा नहीं मिल रहा है इस बिजनेस से, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो मेरा कोई जनरल पब्लिक यूटिलिटी का पर्पस है और मैं उसके लिए मैंने ट्रस्ट फॉर्म की, अब मैं कोई काम कर रहा हूं, मान लो मेरे को डोनेशन मिल रहा है, बहुत बढ़िया, मैं कोई बिजनेस भी कर रहा हूं, बट अगर ये मेरा बिजनेस इनकम 20% ऑफ टोटल रिसिप्ट से ज्यादा नहीं है, तब तो मेरे को ट्रस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा, अदरवाइज मुझे उस पर्टिकुलर ईयर के लिए ट्रस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहां पे इन्होंने एक बेनिफिट दिया कि आपका ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर ईयर में आपका जो बिजनेस से रिसीविंग है 20% से ज्यादा हो जाती है, उस ईयर में आपको ट्रस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उस ईयर में ट्रस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना। देखो सुनो, इट कैन बी फॉर द चैरिटेबल पर्पस, एग्रीगेट रिसिप्ट्स फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज नॉट मोर देन 20%। ये बोलता है कि अगर मान लो आपका एग्रीगेट रिसिप्ट का 20% से ज्यादा पैसा बिजनेस एक्टिविटी से नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, तो इसे चैरिटेबल पर्पस मान लिया जाएगा और आपको ट्रस्ट का बेनिफिट दे दिया जाएगा। लेकिन आपकी जो टोटल रिसिप्ट है उसका 20% से ज्यादा बिजनेस से आ रहा है, तो इसे ट्रस्ट का बेनिफिट नहीं देंगे उस पर्टिकुलर ईयर के लिए। सर उस पर्टिकुलर ईयर के लिए अगर आप उसे ट्रस्ट का बेनिफिट नहीं दोगे तो इस पर टैक्सेबिलिटी कैसे लगाओगे? सर बताते हैं, वही अमेंडमेंट आया है सेक्शन 1310 के अंदर, वही अमेंडमेंट आया है सेक्शन 1310 के अंदर। ठीक है, चलो एक बार ये पढ़ा देता हूं आपको। दिस इज द सेपरेट पार्ट एंड दिस इज द इसका पार्ट है। ठीक है, ये पूरा एक पैरा पार्ट है। Assessing officers shall not give exemption 11-12 in case of a trust or institution for the previous year in which proviso of 215 becomes applicable। मतलब कमर्शियल बिजनेस रिसिप्ट्स जो है 20% से ज्यादा हो जाती है तो आपको ट्रस्ट का उस पर्टिकुलर ईयर के लिए बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो सर बेनिफिट नहीं मिलेगा तो टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? चलो वही देखते हैं अपन कि टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। जो लास्ट अमेंडमेंट में आपको बताने वाला हूं वो इसी से रिलेटेड है, इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। कैलकुलेशन ऑफ इनकम इन स्पेसिफिक केसेस। अब ये समझो अच्छे से, ये कहता है कैलकुलेशन ऑफ द इनकम इन फॉलोइंग स्पेसिफिक केसेस एज पर द प्रोविजन सेक्शन 1310। ये बोलता है कुछ स्पेसिफिक केसेस है जहां पर 1310 के अकॉर्डिंग 1310 के अकॉर्डिंग इनकम की कैलकुलेशन की जाएगी। इफ कंडीशन रिलेटेड टू एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, ये कहता है कि अगर आपका ट्रस्ट जो है ना एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी पर्पस है, वो चैरिटेबल ट्रस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा। बट कब मिलेगा? जब आपका बिजनेस रिसिप्ट, अगर वो कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है और वो बिजनेस रिसिप्ट टोटल रिसिप्ट के 20% से ज्यादा नहीं है तब तो मिल जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर ईयर में आपको ट्रस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आपकी कंपटीशन कैसे होगी अभी देखेंगे, राइट। तो पहला केस उन्होंने ये बता दिया। दूसरा, बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड। आपको ऑडिट कराना जरूरी है सर, आपको बुक्स मेंटेन करना जरूरी है, आपने नहीं कराई, आ जाओ भैया, आपका उस रजिस्ट्रेशन आपको उस साल के लिए ट्रस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अरे ट्रस्ट का बेनिफिट नहीं दोगे तो हमारी इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे? लो सर बता रहे ना अभी आपको। रिटर्न नॉट फाइल, आपको रिटर्न फाइल करना था, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया एज पर सेक्शन 139 है, इसे करेक्ट कर लेना, 194 लिखा हुआ है, 139(4) है। आपको रिटर्न फाइल करना था, आप रिटर्न फाइल नहीं किया, ओ सर ट्रस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अरे सर ट्रस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा उस ईयर के लिए तो क्या होगा फिर? इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बता रहे हैं ना सर, ये अभी बता रहे हैं आपको कि आपकी इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। आई होप समझ आ रहा है। तो 1310 क्या बोलता है कि सब स्पेसिफिक केसेस में अगर आपको उस पर्टिकुलर ईयर के लिए ट्रस्ट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो आपकी इनकम किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। If above situation trust will in above situation trust will not get benefit 11-12 में for that previous year in which above condition not complied but registration of trust will not get cancelled। ये बोलता है उस पर्टिकुलर ईयर के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा बट उस पर्टिकुलर ईयर में आपको ट्रस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जब ट्रस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आपकी इनकम किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी, दैट इज द की इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो इन्होंने यहाँ पर बताया। बेनिफिट ऑफ एक्सपेंसेस, ये बोलता है कि अब आपकी इनकम तो हमें पता है कि भाई दीज आर द इनकम, बट आपको एक्सपेंसेस का बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखते हैं। एक्सपेंसेस विल बी अलाउड ओनली इफ इट इज इनकर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट। ये बोलता है कि इंडिया में ये कहता है आपको खर्चे का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपने ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट के लिए इंडिया में इनकर्ड किया। अदर देन द कैपिटल एक्सपेंडिचर में बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कोई किया है उस पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इन्होंने क्या बोला है कि एक्सपेंसेस का बेनिफिट आपको मिल तो जाएगा लेकिन आपने इंडिया में इंकर्ड किए हो ट्रस्ट के पर्पस के लिए तो ही मिलेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सच एक्सपेंसेस। अब ये बोलता है खर्चों का बेनिफिट दे तो रहे हो लेकिन ये खर्चा शुड नॉट बी इंकर्ड फ्रॉम द कॉर्पस। अरे कोई प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का कॉर्पस है जहां आपको कॉर्पस टैक्सेबल नहीं हुआ था, राइट, आपको ट्रस्ट का पूरा बेनिफिट मिल रहा था, जब आपको ट्रस्ट का बेनिफिट मिल रहा था तो कॉर्पस आपके लिए टैक्सेबल नहीं हुआ था।
उस कॉर्पस में से अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो तो यहाँ पे आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। सच एक्सपेंसेस शुड नॉट बी इनकर्ड फ्रॉम ए लोन और बोरोइंग। आपने मान लो कोई लोन और बोरोइंग करके कोई खर्चा किया हो, बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। सच एक्सपेंसेस शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन टू एनी पर्सन। ये कहता है आप क्या कर रहे हो, किसी और को डोनेशन दे रहे हो, बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। अगर आपने पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हो और वो आपको अलाउड हो गया हो, ऐसे एप्लीकेशन अपने देखा ना, इनकम अप्लाइड, चाहे वो कैपिटल हो या रेवेन्यू, आपको अप्लाइड हो गई हो, आप बोलते हो सर इस साल मेरे को ट्रस्ट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो इस कैपिटल एसेट्स पे मेरे को डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दे दो। अरे क्यों दे दो भाई, आपका पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड हो गया है, तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सो दिस इज द अमेंडमेंट। आपको यस आपकी जो भी इनकम है उसमें से खर्चों का बेनिफिट मिल जाएगा अगर आपने ऑब्जेक्ट के लिए यूटिलाइज किया हो तो विद सर्टेन कंडीशंस। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पे आपका पूरा ट्रस्ट कंप्लीट हो चुका है। यस, एक 1023C में आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन है, आप देख लेना, पूरा आपको फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से, ठीक है, बहुत अच्छे से है ये सारी चीजें। अब एक 1023C में आपको यहां पर बता देता हूं। 1023C मैंने आपको क्या बोला था, आपको मैंने क्या बोला था, या तो आप 11-12 में रजिस्ट्रेशन कर लो, सेम ट्रस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा, और सेम 1023C में भी आपको बेनिफिट मिल जाता है, सेम सारा सब कुछ सेम है, इवन रजिस्ट्रेशन भी करना है तो सब कुछ सेम है यहाँ पे भी, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे वापस से आपको नहीं बता रहा हूँ, बस अब आपको 1023C के बारे में जरूर समझा देता हूँ। इनकम ऑफ सर्टेन यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो 1023C में रजिस्टर्ड होते हैं। इनकम ऑफ सर्टेन यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, इनकम ऑफ एनी यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एनी हॉस्पिटल और अदर इंस्टीट्यूट फुल्ली और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। फुल्ली और सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियली मतलब क्या हो गया, या तो पूरा का पूरा फाइनेंस गवर्नमेंट कर रहा है, या सब्सटेंशियली मतलब 50% से ज्यादा जो उनको पैसा मिल रहा है 50% से ज्यादा सरकार दे रही है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ग्रांट इज 50% ऑफ द टोटल, मतलब मैंने क्या बताया, या तो पूरा का पूरा 100% गवर्नमेंट दे रही है, या जो उनको पैसा मिल रहा है उसका 50% से ज्यादा सरकार दे रही है, दैट इज सब्सटेंशियली, राइट। अगर मान लो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, तो उन्होंने बोला है विच एग्जिस्ट सोनली फॉर द एजुकेशनल और मेडिकल पर्पस नॉट फॉर प्रॉफिट शेल बी फुल्ली एग्जिस्ट। अगर मान लो कोई भी हॉस्पिटल है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिनका पर्पस क्या है, नॉट प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑब्जेक्ट नहीं है, और जो फाइनेंस्ड बाय सरकार के द्वारा फाइनेंस्ड है फुल्ली और सब्सटेंशियली, उसका 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट, 1023C में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। इनकम ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एनी हॉस्पिटल, अदर इंस्टीट्यूट विच एग्जिस्ट सोनली फॉर एजुकेशनल और मेडिकल पर्पस। अब देखना, ये बोलता है कोई भी यूनिवर्सिटी, एजुकेशन जो सोनली हॉस्पिटल और एजुकेशन पर्पस से, मेडिकल या एजुकेशन पर्पस से है, एंड नॉट फॉर द प्रॉफिट, जिनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट नहीं, ऊपर भी यही था, नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट, देख लो, नॉट फॉर प्रॉफिट, यहां पे भी नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। एंड द एग्रीगेट, ये कहता है एंड द एग्रीगेट रिसिप्ट इज 5 करोड़। यहां पे देखो ऊपर क्या था, फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहां क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो आपका कोई भी यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट है जो सोनली फॉर एजुकेशन और मेडिकल पर्पस से है और नॉट फॉर द प्रॉफिट, अगर वहां पर एग्रीगेट एनुअल रिसिप्ट्स इज अप टू 5 करोड़, अगर उनका एग्रीगेट एनुअल रिसिप्ट्स, एग्रीगेट मतलब मान लो हॉस्पिटल और एजुकेशनल जो भी इन दोनों का रिसिप्ट्स, दोनों का या इनका जो भी एग्रीगेट रिसिप्ट्स है, अगर वो 5 करोड़ तक है, शेल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर 5 करोड़ तक है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। एग्रीगेट, मान लो एक हॉस्पिटल और एजुकेशनल दोनों है, कोई ट्रस्ट जो हॉस्पिटल, कोई इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल और मेडिकल और एजुकेशनल दोनों काम है, हॉस्पिटल और मेडिकल दोनों काम है, तो दोनों का एग्रीगेट रिसिप्ट मिला के देखा जाएगा, दोनों का एग्रीगेट रिसिप्ट मिला के देखा जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर 5 करोड़ की लिमिट के लिए, ठीक है ना। ऐसा मत बोल देना अरे सर हॉस्पिटल का 3 करोड़ है और 3 करोड़ उसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का है, तो अलग अलग सब एग्रीगेट देखा जाएगा, अलग अलग नहीं, एग्रीगेट देखा जाएगा। दोनों का 3 और 3 मिला के कितना हो गया, 5 से ज्यादा हो गया ना, 6 करोड़, राइट। तो अगर अप टू 5 करोड़ है एग्रीगेट मिला के, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट, या तो आप गवर्नमेंट से फाइनेंस्ड हो फुल्ली एग्जेम्प्ट, या आपका टर्नओवर टोटल जो एग्रीगेट रिसिप्ट है 5 करोड़ तक है फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक है ना, बट नॉट फॉर प्रॉफिट होना चाहिए। अब देखो ये नोट मैंने अभी बताई दिया आपको।
अब ये बोलता है इनकम ऑफ एनी अप्रूव्ड फंड, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन फॉर द चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एनी हॉस्पिटल और अदर इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द CIT which exists solely for educational or medical purpose not for profit shall be exempt from tax subject to certain condition। फिर उन्होंने बोला है कि ये जो हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि एजुकेशन और मेडिकल के लिए है, राइट, नॉट फॉर द प्रॉफिट, और कुछ कंडीशन पूरी करते हैं तो इनको भी बेनिफिट मिल जाएगा, कुछ कंडीशन पूरी करते हैं तो इनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। दो तो हमने ऊपर देख ही लिया कि या तो फुल्ली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट, और 5 करोड़ तक का रिसिप्ट है और नॉट फॉर प्रॉफिट। तो इन 5 करोड़ तक का इनका क्या है, एनुअल एग्रीगेट एनुअल रिसिप्ट्स। उसके अलावा अगर कोई है और अगर वो कुछ कंडीशन स्पेसिफिक पूरी करते हैं तो उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो बने रहिए इसी तरह हमारे साथ, आपको कई सारी चीजें मिलेगी और आसान शब्दों में मिलेगी। अच्छा, आप सभी के लिए एक सबसे बड़ी एक चीज और बता देता हूं, अभी हम लेकर आ गए हैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर की सीरीज, बहुत हेल्प हो जाएगी आप सभी को। पूरा का पूरा जो मेरा क्वेश्चन बैंक है, जहां पर मैंने स्टडी मटेरियल, MTP, RTP और पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन कवर किए हैं, पूरा का पूरा मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। तो हर दिन हम 1 से 1.5 घंटे का सेशन वहां पर ले रहे हैं, तो आप वो ज्वाइन करिए, राइट। तो आपको एक वो बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा, ये रिवीजन सीरीज आपको बहुत आसान शब्दों में मिलने वाली है। और तीसरा, एक रैपिड फायर सीरीज और है, आप उसके लिए डिटेल में अगर समझना चाहते हैं तो यस, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूं, यहां पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और एक चीज आपको और बता देना चाहता हूं कि जो मेरे पावर बैचेस हैं और एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस हैं, उनका बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है। और मैं ये आपको कमिट कर सकता हूं कि अगर एक बार आपने उसे ज्वाइन कर लिया ना, आपके फंडामेंटल इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप बोलोगे सर मजा आ गया, टैक्स का डर खत्म हो जाएगा। मैं इसी पर्पज से यहां पर आप सभी के लिए, कि आपका जो डर है ना वो खत्म कर दो। ओके, सो स्टे कनेक्टेड, अपने सभी फ्रेंड्स और जो ग्रुप में शेयर करिए। थैंक यू।